हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपने पुरानी सारे लेक्चर वीडियोस देख लिए। इसके बाद आप कंज्यूमर बिहेवियर में पहुंचे हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर बिहेवियर जो चैप्टर है, ये हमें सिर्फ तीन चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़नी है, मेनली तीन चीज़ें। एक यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है, और जो वांट्स हैं उसको हम क्या है, वांट्स वांट्स के ऊपर क्या फीचर्स हैं उसके वांट्स के, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एमसीक्यू भी मार्क करके दूंगा, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए कर रहे हैं मेहनत। आप हमारी वीडियोस को व्यू देते हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके साथ आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको क्लिक करो। बेल आइकन क्लिक करते ही जैसे ही आपको नई वीडियो अपलोड होगी, सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आप उस वीडियो को आराम से देखो। एमसीक्यू उसके अंदर सारे मार्क करके दे रहा हूं मैं। उसके बाद हमारा मॉड्यूल खोलो, उसमें प्रैक्टिस करो। सेकेंडली, ऐप और वेबसाइट बन चुकी है। प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। उसके अंदर हमारे और फीचर्स हैं, जो हमारे और कोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ो। कैसे आपको कोर्स के अंदर क्या हमारे ऑफर हैं सब पता चलेंगे। तीसरी चीज़, नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम आते हैं अपने वीडियो पे। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, कि पहले क्या खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। वो कंपनी को तो जानना पड़ेगा ना कि हाँ भाई वो कस्टमर पोटेंशियल है नहीं है उसके पास, वो पैसे खर्चेगा नहीं खर्चेगा, नहीं तो कुछ भी बना के बेच दूंगा मैं। तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा वांट क्या है। व्हाट इज अ वांट। वांट क्या है, हमारी इच्छा, हमारा डिजायर। वांट क्या चीज होगी, डिजायर है इंसान के। वांट इज द डिजायर, टेस्ट, मोटिव ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड वांट्स। कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये लेना चाहता हूँ। वांट मेरी क्या, मैं लूंगा भाई मर्सिडीज, मैं लूंगा फरारी, वो मेरी वांट है, डिजायर है। वांट्स में राइज ड्यू टू एलिमेंट्री, मतलब कि बेसिक या साइकोलॉजिकल कॉसेस। मेरे दिमाग में चल रहा है उस वजह से भी हो सकता है, या दूसरे को देख के ही मेरी वांट जाग सकती है। कि हमको लेकिन एक चीज़ देखनी पड़ेगी, अर्जेंटली हमको कौन सी वांट फुलफिल करनी चाहिए वो देखना ज़रूरी है, और कौन सी पोस्टपोन कर सकते हैं। घर पे आटा खत्म हो गया और मैंने फ्राई लेनी है, पहले आटा खाऊंगा, आटा लाऊंगा, वही मेरी अर्जेंसी है वांट की। मैं आटा पहले ज़रूरी है, उसके बाद गाड़ी ले लेंगे। वांट के कुछ फीचर्स हैं, अब देखो। सबसे पहला, ये स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, वांट आर अनलिमिटेड। हम उसको, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वांट्स इच्छाएं बहुत हैं, तो वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, इंपॉर्टेंट। ये सब जो मार्क किए हैं बोल्ड के अंदर ना, इसी पे एमसीक्यू बन जाएगा, पता नहीं चलेगा, घुमा के पूछ लेंगे। वांट डिफर इन इंटेंसिटी, कुछ इंटेंसिटी मतलब कुछ अर्जेंट है, कुछ हम लोग सोचते हैं अभी पोस्टपोन कर सकते हैं। तीसरा, वांट इज सेटेबल। सेटेबल मतलब कि इसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, हर वांट सेटिस्फाई हो सकती है। पानी प्यास बुझाएगा, वांट सेटिस्फाई होगी। कोल्ड ड्रिंक प्यास बुझा सकती है, वांट सेटिस्फाई होगी। जूस प्यास बुझा सकते हैं, वांट सेटिस्फाई होगी। वांट्स आर कम्पिटेटिव, मतलब वांट्स आपस में लड़ती है कि हाँ भाई इसके पास रिसोर्सेज कम है, मैं कौन मतलब पहली वांट कौन सेटिस्फाई करूँ ताकि मेरी रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाए, तो कॉम्पिटिटिव है। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सम वांट्स कैन बी सेटिस्फाई ओनली बाय यूजिंग मोर देन वन गुड। गाड़ी ले ली भाई, पेट्रोल भी तो चाहिए। गाड़ी का क्या करोगे, घर पे लगाए रखो गाड़ी, पेट्रोल चाहिए। तो वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड इन ऑल्टरनेटिव वेज, बहुत तरीके एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए। घूमने जाना है, बाइक से चल जाओ, गाड़ी से चल जाओ, जहाज से चले जाओ, शिप से चले जाओ। वांट्स आर सब्जेक्टिव, मतलब कि वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। हर पर्सन की अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग वांट है, तो सब्जेक्टिव है। इसी जगह वांट्स रिलेटिव भी हैं। रिलेटिव मतलब कि कभी एक वांट वापस, अब जैसे पेट्रोल डलाया आपने, क्या एक बार पेट्रोल डलाओगे अगली बार नहीं डलाना है, तो वांट्स रिकर भी हो सकती है। रिकर भी हो गई कि हाँ भाई वापस आ गई वांट, या फिर वांट्स हो गई एक बारी कर ली तो एक बारी खत्म हो गई। कुछ वांट्स ऐसी भी होती हैं, जैसे कि टीवी लेना है, टीवी एक बारी ले लिया, 10 साल तो चलाओगे ना, वो चीज़ आ गई। वांट्स में बिकम हैबिट्स, इच्छाएं हमारी आदत भी बन सकती है। पहली बारी हमारी वांट था कि हम पिए शराब, हम पिए सिगरेट, वो हमारी अब हैबिट बन गई। या फैशनेबल जीन ले, वो हमारी हैबिट बन गई। वांट्स कुछ भी हो सकता है। वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट। अब ये देखो ना, ये सब इफेक्ट कर रहा है वांट्स को। इनकम भी इफेक्ट करती है। अब मेरी इनकम 10,000 है, मेरी इच्छा है कि मैं एक 10 करोड़ का बंगला ले लूँ, इफेक्ट हो गई डिमांड, मेरी वांट। फैशन भी इफेक्ट कर रहा है, एडवर्टीजमेंट टीवी पे जिसकी ऐड देखेंगे उसकी वांट जगेगी। कस्टम्स भी कभी कभी, आजकल औरतें लहंगा डालना पसंद करती हैं,
लहंगा लो, शादी पे लहंगा चाहिए महंगा, तो लहंगे के ऊपर आ गया कि हाँ कस्टम बन गया भाई, लहंगा चाहिए तभी जाएंगे, वो चीज़। वॉन्ट्स अराइज फ्रॉम मल्टीपल कॉजेज, जैसे कि नेचुरल इंस्टिंक्ट, मेरा मन चाहता अंदर से आ गया। सोशल ऑब्लिगेशन, दूसरों को देख के कर लिया। इंडिविजुअल इकोनॉमिक सोशल स्टेटस कि हाँ भाई मैंने को मन नहीं था लेने का ये गाड़ी, लेकिन मैं ऐसी कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ पर सबके पास 15-20 लाख की गाड़ी से ऊपर ही है, तो मेरे को भी लेना पड़ेगा, सोशल स्टेटस दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ। तो वांट्स ऐसी होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स भी हैं, कुछ वांट्स अब क्लासीफाई करेंगे हम वांट्स को। 3 किस्म की वांट्स हैं मेनली। एक जो हमारे गुड, एक आ गई नेसेसरी, एक आ गई हमारी कंफर्ट, एक आ गया लग्जरी। ऐसे समझो नेसेसरी और ये लग्जरी है, बीच में कंफर्ट है, ये इन दोनों को पकड़ के रखा हुआ है इसने, ठीक है। अब देखो नेसेसरीज क्या है, जो हमें ज़रूरी है भाई जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी पहले बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए, वो नेसेसरी है। अब ये भी 3 किस्म से है सर, नेसेसरीज फॉर लाइफ, नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी और कन्वेंशनल। नेसेसरी फॉर लाइफ क्या है, मीट द मिनिमम फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब कि कम से कम मेरे को रोटी मिल जाए, सूखी रोटी मिल जाए, बहुत है नेसेसरी फॉर लाइफ। फिर आगे नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी, कुछ लोग होते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, बोलते हैं भाई अब समझ लो मैं थोड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं भिखारी को देख लो, भिखारी सूखी रोटी के लिए काम करता है कि हाँ भाई रोटी कपड़ा मकान, तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा ना उसका स्टेटस, जब वो समझ लो कोई जॉब करने लगा है, अब वो समझ लो एक सिक्योरिटी गार्ड बन गया, अब एक सिक्योरिटी गार्ड है ना, अब वो एक सूखी रोटी नहीं खाएगा, वो प्रेफर करेगा कि ऐसा खाना मिले मेरा वर्क एफिशिएंसी बढ़े, वो चावल ऐड करेगा उसमें, वो अच्छी सब्जी ऐड करेगा, एक बेशक महंगा है लेकिन उसको थोड़ी सी तो चाहिए ना सिक्योरिटी कि हाँ भाई मैं अच्छा काम करूँ। तो उसी में मैन रिक्वायर्स समथिंग मोर देन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू मेंटेन लॉन्गेविटी, एनर्जी एंड एफिशिएंसी टू वर्क। मतलब कि थोड़ा सा बेटर खाना मिल गया, ठीक है, एडुकेट क्लोथिंग मिल गई, अच्छा पानी मिल गया, वो फ़र्क आ गया, उसको बोलते हैं नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी। फिर आती है कन्वेंशनल नेसेसरीज, ये क्या है, प्रेशर ऑफ हैबिट और ड्यू टू कंपेलिंग सोशल कस्टम्स, दूसरे को देख के, मेरे दोस्त के पास आईफोन है तो मैं भी लूँगा, मेरे दोस्त के पास 1 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, मैं भी लूँगा, ये हुआ कन्वेंशनल। मैं दूसरे के कस्टम्स की वजह से, दूसरे को देख के मैं चीज़ ले रहा हूँ, सोसाइटी ने बोला कि ऐसा चाहिए तो वैसा हो रहा है, वो चीज़। फिर आ गए हमारे कंफर्ट्स, कंफर्ट्स क्या हो गए, इसके ऊपर निकल गया भाई, कंफर्टेबल लाइफ क्या चाहिए बंदे को, एक अच्छा घर हो, नॉर्मल गाड़ी हो, एक अच्छा खाना खाते हो हम लोग कि हाँ कभी कभी ढाबे पे चले गए खाने के लिए, वो चीज़ कंफर्ट में। लग्जरी होगी कि मेरे पास मैंशन हो, एक 10-20 करोड़ का घर हो, स्विमिंग पूल हो, उसके साथ एक फरारी खड़ी हो, एक मर्सिडीज खड़ी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो, बड़े बड़े डिज़ाइनर हो मेरे पास, वो लग्जरी आ गई। तो नेसेसरीज हो गया बेसिक, लग्जरी हो गया बहुत ही ऊपर, कष्ट कंफर्ट हो गया जो हम लोग हैं, जो हम जाते हैं कि अच्छे कपड़े ले लिए, ठीक है, यहाँ से गए। फ़र्क क्या है, नेसेसरी को चाहिए एक टी शर्ट जो हम मर्जी दे दो, लग्जरी को चाहिए गुची प्राडा, हमको चाहिए भाई लिवाइस से ले लो, प्यूमा से ले लो, 600-700 की टी शर्ट ले लो, वो फ़र्क है। वांट समझ गए हैं सारे। अब हम आ गए यूटिलिटी पर। अब कंज्यूमर बिहेवियर की बात है, कंज्यूमर बिहेवियर जो है, हम कैसा बिहेव करेंगे, हमको क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसको चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हमको चाहिए जो भी हम खाएं, जितने पैसे हम खर्च, अगर मैं 100 रुपया खर्चता हूँ तो मेरे को 100 रुपये की सेटिस्फैक्शन चाहिए, नहीं तो मैं जाऊँगा नहीं लेने अगली बारी, मैं क्यों लूँ उस सामान को जिससे मेरे को सेटिस्फैक्शन ना मिले। 100 रुपये का मैं एक बर्गर खाता हूँ और मैं एक 60 रुपये का बर्गर खाता हूँ, एक 40 का, अगर मुझे 40 वाला बर्गर सेटिस्फाई कर रहा है ना, बोल रहा है कि हाँ भाई, तो मैं 100 रुपये वाला कभी नहीं लूँगा। यही चीज़ है यूटिलिटी। यूटिलिटी वो अंदर की चीज़ है जो आपकी वांट सेटिस्फाई कर रही है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। सर नहीं समझे, पानी पीते हो प्यास बुझती है, जो प्यास है वो यूटिलिटी है, जो बुझ रही है आपकी वो यूटिलिटी है। खाना खाते हो पेट भरता है, यूटिलिटी है, क्योंकि खाने की वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या है, हमारा पेट भरना, वो यूटिलिटी है। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड, मतलब कि ये एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वाला एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये जो चीज़ है ये मेरी सेटिस्फैक्शन पूरी करेगा। जूस लेता हूँ ना 20 रुपये का, वो बोलेगा बंदा कि हाँ भाई जूस ले लिया, ये सेटिस्फाई कर देगा मेरे को, मज़ा आ जाएगा, ये पहले ही सोच लेते हैं हम लोग। हम अभी बोलते हैं ना कि बोलता है कोई इंसान टी लोगे या कॉफ़ी लोगे, रिश्तेदार बोलते हैं भाई चाय कॉफ़ी, हम बोलते हैं चाय, चाय क्यों,
कॉफ़ी भी तो बोल सकते हो, चाय इसलिए कि हमारी सेटिस्फेक्शन चाय में है भैया, वो चीज़ है ये। कॉमोडिटी हैज़ यूटिलिटी फॉर अ कंज्यूमर इवन व्हेन इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड। देख लो, सब्जेक्टिव एंटिटी है, मतलब कि यूटिलिटी परसेंट ऑफ, कोई लोग कॉफ़ी मांगेंगे, कोई लोग चाय मांगे, कोई लोग कोल्ड कॉफ़ी मांगेंगे, अपनी अपनी मर्जी है भाई, सब्जेक्टिव इन नेचर है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत गर्मी होगी तो चाय कम लोग पीना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, ठंडा पानी, ये चीज़ है। अब देखो यूटिलिटी का अब ये भी फ़ायदा नहीं है, अब ऐसे भी चीज़ सोचो, यूटिलिटी इज़ नॉट द सेम थिंग एज यूजफुलनेस। यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर है। कोई बंदा है बोलेगा भाई मैं शराबी हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं शराबी, और वो बोलेगा भाई शराब मेरी यूटिलिटी सेटिस्फाई करती है। ओ भाई, जो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर एथिक्स नाम की भी चीज़ है कोई, तो इसीलिए फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट इवन हार्मफुल थिंग्स एंड लिकर में बी सेड टू हैव यूटिलिटी बिकॉज पीपल वांट देम। दस इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। एथिकली न्यूट्रल है भैया, ये मत सोचना कि शराब का एग्जाम्पल लिख देंगे, तो इधर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी लिखो। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यूटिलिटी के अंदर, देखो ऐसे समझा देता हूँ, पहले समझा देता हूँ फिर लिखा है जो पढ़ते रहना। एक चीज़ कंसेप्ट होता है हमारा टोटल यूटिलिटी, एक होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी पता क्या हो गया, जैसे कि अब मैं इधर एग्जांपल टेबल बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5, हमने इधर लिख दिया कि ये एक चाय है, इसके साथ 5 बिस्किट फ्री है, एक चाय है इसके साथ आपके 15 बिस्किट फ्री है, 2 चाय है इसके साथ आपके 12 बिस्किट फ्री हैं, 3 चाय है इसके साथ आपके 8 बिस्किट फ्री हैं, 4 चाय है इसके साथ आपके 6 बिस्किट फ्री हैं, 5 चाय है इसके साथ आपके 0 बिस्किट फ्री है। अब टोटल यूटिलिटी ठीक है, एक अब देखो ये आ गया हमारे, ये जो चीज़ें लिखी है ना मैंने सारे, ये यूनिट्स हैं सारे कि हाँ भाई एक चाय के साथ ये है, 2 चाय के साथ ये है, 3 चाय के साथ ये है, 4 के साथ ये है। अब इसी जगह अब लिखता हूँ, देखो एक चाय और एक बिस्किट से आपका कितना पेट भरेगा वो भी चीज़ निकाल लेंगे हम लोग, टोटल यूटिलिटी बोल दिया उसको। टोटल यूटिलिटी को हम इसको प्लस कर लेंगे, 15 15 प्लस 12 27, 27 और 8 कितने हो गए आपके 35 और 6 41, और इसको जीरो के ये आ गया 41 ही रहेगा ये, ठीक है, ये रह गया 41। अब देखो चीज़ समझने वाली क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि हर मैं एक्स्ट्रा यूनिट जब खा रहा हूँ ना, कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरी वांट सेटिस्फाइंग पावर कम हुई जा रही है। कैसे सर, नहीं समझे हम लोग, समझाओ वापिस। देखो हर एक एडिशनल, जैसे मैंने प्यास लगी है, मैंने बोला ठीक है प्यास, पानी का ग्लास आया, ठीक है, ग्लास से पानी पिया, प्यास बुझी, हाँ, एक और ग्लास पियोगे क्या उससे उतनी ही प्यास बुझेगी या फिर मन करेगा ठीक है, बोलेगे आप ठीक है सर, एक और ग्लास पियोगे आपकी और प्यास बुझ जाएगी। तो वांट जो आपकी यूटिलिटी है ना, आपके अंदर का जो मन है ना, वो खत्म होता रहेगा, मरता रहेगा। एक टाइम आएगा आपकी प्यास बुझ जाएगी, आप बोलोगे बस बहुत है, हाँ सर 4 ग्लास के बाद मेरी प्यास बुझ जाती है। उसके बाद अगर 5वां ग्लास पियोगे तो क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे सर थोड़ा पानी बाहर आ जाएगा। इससे क्या पता चला, जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी, मार्जिनल यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी, एक टाइम हमको वो कम होते रहती है। जब हम एडिशनल कोई यूनिट ऑफ कमोडिटी, हम यूनिट एडिशनल कोई लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो कम होते रहेगी, कम होते रहेगी, होते रहेगी, एक टाइम आएगा वो भाई खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी उसको ज़बरदस्ती अगर पिएंगे या ज़बरदस्ती ठूसेंगे, खाएंगे कुछ, तो वो सारा बाहर आ जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव भी है, एक टाइम और ख़त्म होगी तो ज़ीरो भी है, तो एक टाइम हो गया बाहर आ गया तो नेगेटिव भी हो जाएगी। प्रूफ भी करके दूंगा, भी सिर्फ बोल रहा हूँ। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई हमारी कि हाँ भाई जितना उसने खाया, मतलब कि अगर समझ लो उसने बंदे ने 5 ग्लास पानी पिया तो ये उसकी टोटल यूटिलिटी है। टोटल कितना उसने कंज्यूम किया वो है कि एक बंदे ने 5 परांठे खाए, वो टोटल यूटिलिटी से 5 परांठे खाए। अगली चीज अब आ गई, देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। वो एक हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल जी, इन्होंने इसको प्रोपाउंड किया। एमसीक्यू मार्क करो, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। हर कंज्यूमर का रोना है भाई हमें चाहिए फायदा। अब एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यूटिलिटी इज अ न्यूमेरिकल स्कोर एंड इट इज मेजर्ड इन यूटिल्स। ये कहते थे जनाब कि हम अपनी यूटिलिटी बता सकते हैं,
ये कहते थे यूटिलिटी कार्डिनल, मतलब कि हम एक नंबर बता सकते हैं। कार्डिनल मीन्स नंबर, हम उसको नंबर में लिख बता सकते हैं। ये भी बताऊंगा, इसको प्रूव भी गलत किया बंदों ने, लेकिन उसने मार्शल बोलता था कि भाई मैं अपनी यूटिलिटी बता सकता हूँ कि मेरा इतने, अगर मैं 4 परांठे खाना उससे मेरे 20 यूनिट पेट भरा। असली में पॉसिबल नहीं, लेकिन प्रूफ इसने तो यही बोला ना भैया, मैंने थ्योरी प्रोपाउंड की, मैं जो मर्जी बोलूँ लोग मानेंगे, बोलेंगे वाह तारीफ, सेटिस्फाई द कंज्यूमर ऑब्टेन्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर। अब देखो टोटल यूटिलिटी सम यूटिलिटी, टोटल मतलब कि सम प्लस किया, डिराइव फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर। टोटल यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम कंजप्शन। ये इसका फॉर्मूला लिखा है, दिखाऊंगा कैसे निकालना है। MU/M1 आर मार्जिन यूटिलिटी सक्सेसिव यूनिट्स की, समझ लो अगर मार्जिन यूटिलिटी दी हुई है आपको, टोटल यूटिलिटी आपको दी है 10, 20, 35, 45, फिर 45, तो मार्जिन यूटिलिटी कैसे निकलेगी? पहले की रहेगी 10, फिर आएगी 10, इधर 21 कर लेते हैं, इधर आएगी 11, फिर आएगी 14, फिर आएगी आपकी 10, फिर आएगी 0। समझ गए? तो एक एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि मार्जिन यूटिलिटी कैसे निकाली हमने, इन दोनों को माइनस, इन दोनों को माइनस, इन दोनों को माइनस, इन दोनों को माइनस, ये चीज़ आ गई मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? इज एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कि एक और एक्स्ट्रा खाने से कितना हुआ आपको। यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम मार्जिनल और वन एडिशनल यूनिट। दो फॉर्मूले, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है। ये तो मैंने प्रूव करके दिखाया कि हाँ भाई, इससे समझ लो ये लिखा हुआ आपका 10, फिर आपको लिखा हुआ है आपका 19, फिर लिखा हुआ आपका 26, फिर लिखा हुआ आपका समझ लो 34, फिर 34, 9, 7, इसको 33 भी नहीं, इसको कर देते हैं हम 33 की जगह 32, 6, 0, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। इसको TUN, ये है TUN माइनस TUN, इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया। यहाँ तक भी समझ गए सर? मार्जिनल यूटिलिटी ये होता है, उसको ऐसे बोलते हैं। MCQ यही है, ये आ गया। एक ये फार्मूला भी है, चेंज इन डेल्टा टी, चेंज इन TU मतलब कि डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा Q। जैसे यूनिट है 1, 2, 3, 4, मार्जिन यूटिलिटी दी हुई है आपको 10, 19, 25, फिर दी हुई है आपको 30। इधर तो देखो डेल्टा TU क्या है, ये आपको TU दिया हुआ है, TU दिया हुआ आपको, ठीक है। 10 का अब देखो 10 डिवाइड बाई 1, 10, 9.5, ये आ गया आपकी इस फॉर्मूले से निकाल के। इसके MCQ भी बताऊंगा मैं राजा, अभी टेंशन नहीं लेनी है, MCQ पता चलेंगे। अब आ गए हम लोग अजम्पशंस पे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो समझ आ गया कि मार्जिनल यूटिलिटी में ये होता है। अब लेकिन मार्शल साहब ने बोला ये जो यूटिलिटी ना आपने निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी, इसके पहले कुछ अज्यूम कर लो, कुछ चीज़ें अज्यूम करोगे फिर ही निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी ये। अच्छा अज्यूम करना पड़ेगा, अच्छा करो, ठीक है। मार्शल साहब बोलो कि सबसे पहले उसने बोला कंज्यूमर रैशनल है, मतलब कंज्यूमर चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए लिमिटेड मनी से, ठीक है सर, वो तो हर कोई चाहता है। दूसरा ये उसने बोला हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी विच अ पर्सन गेट्स फ्रॉम होल कलेक्शन ऑफ गुड्स परचेज बाय हिम इज सिंपली द सम ऑफ टोटल सेपरेट यूटिलिटीज। मतलब कि उसने बोला कि अगर आप दो चीज़ें लोगे ना, उन दोनों को प्लस करके निकालो। अगर मैं कार लूँगा और पेट्रोल लूँगा, पेट्रोल से मेरी कौन सी यूटिलिटी, गाड़ी में डलेगा, गाड़ी में डलेगा तभी तो गाड़ी चलाऊंगा। तो उसने बोला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते कुछ नहीं है भैया, उसने बोला कि सबकी अलग अलग निकालो यूटिलिटी, फिर ही मैं मानूंगा। हमने बोला चलो ठीक है, मतलब कि थ्योरी इग्नोर्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर उसने बोल दिया भाई ये कार्डिनल नंबर है। मैं बोलते अच्छा कार्डिनल नंबर मतलब कि आप अपनी ना यूटिल्स को ना लिख सकते हो। अच्छा यूटिल्स को हम नंबरों में लिख सकते हैं, मतलब कि ये बता सकते हैं कि एक परांठे खाने से मेरी 10 यूनिट की भूख मिटी, 2 परांठे खाने से मेरी 20 यूनिट की भूख मिटी। मतलब ये ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका अकॉर्डिंग टू कि यूटिलिटी इज अ कार्डिनल कंसेप्ट, मतलब यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल एंटिटी, कि आप 1, 2, 3 करके बता सकते हो। कि जैसे आपको बताया मैंने यूटिल्स में होता है, तो ये यूटिल्स लिखा हुआ है। बोला ठीक है। उसने बोला कि मनी इज मेजरिंग रॉड, द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ यूनिट ऑफ गुड इज मेजर फॉर यूटिलिटी विच इट ड्राइव्स फ्रॉम द गुड। उसने फिर बोला कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल, उसने बोला कि बंदे के जो पैसे हैं ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होते,
फिर आपके पास 100 रुपये अभी हैं, एक बार आपने जूस पिया, अब आपकी जेब में कभी भी 100 रुपये होंगे, 90 रुपये भी तो हो सकते हैं। उसने बोला भाई मनी आके उतनी रहेगी। बंदे बोलते हैं यार सब कुछ तो आपने अपने हिसाब से बता दिया, फिर बंदे करेंगे क्या। फिर उसने बोला सारे फैक्टर आपने कांस्टेंट लेने हैं। और उसने बोला जब आपका 100 रुपये आप 100 रुपये लो, आपकी इनकम में 500 तो आप 500 ही सोचो, आपका टेस्ट किया तो अब यही सोचो। अच्छा ये भी कर लेंगे हम लोग, बोलते ठीक है। उसने फिर बोला कि आपने जो भी चीज़ें खानी है वो आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल होंगी मतलब कि अगर परांठा 100 ग्राम का बना है ना, अगला परांठा भी 100 ग्राम का होगा, उसी साइज का। अच्छा मतलब कि अब हम नापेंगे उसको, बोलेंगे हाँ भाई नापो। जैसे 2 एप्पल हैं, एक एप्पल सड़ा हुआ, एक एप्पल बड़ा अच्छा था, एक एप्पल गंदा है, बड़ा ख़राब है, ख़राब हो गया साइड से। बोलता कि नहीं भैया, अगर आप साफ एप्पल खा रहे हो ना बिल्कुल, जिस पर कोई दाग नहीं है, कोई धंधा नहीं है, तो वही एप्पल आप दूसरा भी खाओ, फिर बात बनेगी। यार 10 एप्पल हो गए, उसमें सबसे 10 थोड़ी साफ निकलते हैं, 1-2 में तो गंदे होते हैं। उसने बोला ये भी करो। मैंने बोला चलो ठीक है, तो आइडेंटिकल गुड्स ले लेंगे। फिर बोलता अब इस लॉ को पढ़ो। उससे पहले नहीं लॉ पढ़ना, पहले ये सब पढ़ लो कि हाँ भाई ये सब होगा, फिर लॉ का समझ आएगा, ऐसे लॉ आपको समझ नहीं आएगा। तो बोलता ठीक है भाई, आइडेंटिकल गुड्स भी सब कुछ ले। अब वो उसने बोला कि देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये है कि जब आप कभी एडिशनल यूनिट खाते हो, एक एप्पल खाया, फिर दूसरा एप्पल, फिर तीसरा एप्पल, मतलब कि एप्पल, पहले एप्पल से आपको बड़ा मजा आया, दूसरे एप्पल से थोड़ा सा मजा थोड़ा कम हुआ, तीसरे एप्पल में आपको मजा और कम हुआ, चौथे में और मजा, पांचवें में ज़बरदस्ती हो गई, सिक्स में रिश्तेदार के घर जाते ना, बोलते ना और खाओ ना प्लीज़ प्लीज़, और चाय थोड़ी सी। घर जाते एसिडिटी हो जाती है, 6 कप चाय पिला देते हैं वो लोग। वही चीज़ उन्होंने बोला कि हाँ भाई जितना तुम खाओगे ना, उतनी तुम्हारी ना एक सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता रहेगा। The additional benefit which a person derives from a given increase of stock of thing diminishes with every increase in stock। अरे यार ये क्या लिख दिया मार्शल साहब, इतना मुश्किल, बच्चों को आसानी से। कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कॉमोडिटी कीपिंग कॉन्स्टेंट द कंजम्पशन ऑफ एनी अदर कॉमोडिटीज। कि उसने समझ लो कॉफ़ी पहला कप पी, अच्छी यूटिलिटी मिली, दूसरे में थोड़ी कम, तीसरे में कम, 5 पहुँचे थे 0 हो गई। फिर एक टाइम आया उसके इतनी 7 कप पीने के बाद उसको बोला यार मेरा कुछ हो रहा, फिर उसको उल्टी आ गई, तो माइनस हो गई, सारी बाहर आ गई कॉफ़ी। यही उसने इसको समझाया है कि इसे कंज्यूमर टेक्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड्स, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन दैट इट डिराइव्स फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड गोज ऑन फॉलिंग, मतलब कि उसकी अब सेटिस्फैक्शन खत्म हो रही है। इट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड नॉट दैट टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, टोटल यूटिलिटी कम नहीं हो रही है, वो नेगेटिव नहीं हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, एक्स्ट्रा वन एडिशनल यूनिट से कितनी साइड वो कम हो रही है। अब एग्जाम्पल देखो, पता नहीं अब आपको दिख रहा है, देखो अब इधर लिखा हुआ है मैंने कि जैसे ये टेबल है, ये देखो, अब इधर ही हम लोग TU निकालना भी सीखेंगे, इधर ही हम लोग MU निकालना भी सीखेंगे, वो भी चीज़ समझ लो, ठीक है। ये देखो, ये दिए चॉकलेट बार सारे, एक खाया, 2 खाया, पहला खाया 30 का मज़ा आया, दूसरा खाया 50 का मज़ा आया। देखो इधर भी एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर जो चल रही है टोटल यूटिलिटी लिखा है, ये TU है, MU निकाल लेंगे, अगला खाया बड़ा और थोड़ा, देखो यहाँ पर भी देखो चीज़ें थोड़ी कम हो रही हैं, ये नहीं है कि बढ़ते जा रहे डिक्री। अब इसका भी रिलेशनशिप ही निकलता है, वो भी बताऊँगा कैसे। खाता रहा यहाँ तक खाता रहा, यहाँ पर ये चीज़ देखना, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ ये चीज़ ये देख लो, यहाँ पीछे जा रही। अब देखो मार्जिनलिटी कैसे निकली, पहले का 30 का 30 लिख दिया, दूसरा 30 माइनस 50 20 आ गया, फिर 15 माइनस 60 50 माइनस 65 15 आ गया, 65 माइनस 75 10 आ गया। ऐसा करते करते एक टाइम आया ये 0 हो गई, मतलब कि यहाँ पर इंसान बोल रहा है बस आत्मा तृप्त है, मैं खुश हूँ भैया, भगवान जी मुझे बचा लिया, ये आ गया 0। अब उसने बोला इससे ज़्यादा मैं खाऊंगा तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। रिश्तेदार बोलते नहीं भैया खाओ, हमने खाया, खाना बाहर आया, 4 यूनिट बाहर गिर गए, बोलता है चलो भाई -4 पे पहुँच गए हम लोग। अब -4 पे हम पहुँच गए, अब हम ये सोच रहे हैं, अब इसी चीज़ को हमने ग्राफ पे भी दिखाना। अब देखो ग्राफ पे कैसे दिखाया है इसने, MU प्लॉट किया है, TU नहीं प्लॉट किया है, रिलेशनशिप में बताऊंगा दोनों का रिलेशनशिप भी। अब ये देखो पहले क्या किया, MU फॉल कर रहा है, हाँ सर फॉल तो कर रहा है, फिर वो इधर ये एक्सिस है, ये एक्सिस पर टच हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, फिर ये नेगेटिव में चला गया। तो MU जो है मेरा पॉजिटिव भी था, फॉल कर रहा है, पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी हो गया। लेकिन TU क्या है, TU हमेशा इंक्रीज कर रहा है, फिर बाद में थोड़ा तब भी पहले इंक्रीज करा इंक्रीजिंग रेट पे,
ये देखो पहले 30 से 50 हुआ भी, उसके बाद वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब कि स्लो रेट पे इंक्रीज कर रहा है। फिर एक टाइम आया वो कांस्टेंट हो गया, फिर वो फॉल कर गया। जब उसने देखा MU जीरो हो गया, मैं भी अब MU जीरो हो गया, मैं मैक्सिमम हो गया, अब MU नेगेटिव जा रहा, तो मेरे को गिरना तो पड़ेगा भैया। ये आगे उसने रिलेशन दिखाया भी है। रिलेशन कैसे दिखाया है देखो, अगर आपको यही चीज़ पढ़नी, यही लिखा है इस पूरे इसके अंदर, ये सब उधर वही लिखा है। अब जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, अब उस पर आओ पहले। इन दोनों के बीच में ये सर रिलेशनशिप भी है कोई, इनके बीच में लवी डवी चल रहा है, इनके बीच में बहुत प्रेम है। अब प्रेम ऐसे समझेंगे हम लोग इनका, ये देखो ग्राफ आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, ग्राफ मेन दिखना चाहिए, उसको अभी छोड़ दो। ये देखो TU इंक्रीज कर रहा है, MU फॉल कर रहा है, यहाँ तक समझ गए। इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीज कर रहा है। जब TU मैक्सिमम है, MU ज़ीरो है। ये दूसरा रिलेशन हो गया कि TU मैक्स है, MU ज़ीरो है। TU फॉल किया, MU नेगेटिव है, मतलब TU नेगेटिव नहीं होता कभी, TU फॉल किया, MU नेगेटिव है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। TU राइज कर रहा है जब तक MU पॉजिटिव है, यहाँ सर जब वो गिर रहा है तो MU डिमिनिशिंग हो रहा है, जब वो स्लो स्पीड में बढ़ रहा है, देखो पहले ये बड़ा तेज़ गया ऊपर, फिर ये कर्व ले रहा है तो ये स्लो हो गया, पहले से स्लो हुआ है ना, तब ये देखो ये सब MU अब गिरना शुरू हो गया, तो इसी वजह से हो रहा है। मार्जिन यूटिलिटी तो पूरा टाइम गिर रही है, डिमिनिश थ्रू आउट, हाँ सर गिर रही है। MU इज जीरो, TU इज मैक्सिमम। अब जहाँ पर ये है उस पॉइंट को बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट। MCQ आ गया, ये सब MCQ पॉइंट्स हैं, हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे दो, हर बार। तो MU इज जब नेगेटिव हुआ, TU डिमिनिश कर रहा है, MU जैसे ही नेगेटिव हुआ इधर से नीचे गिरा, TU यहाँ से गिरना शुरू हो गया, फॉल करना शुरू हो गया। MU इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ TU और द स्लोप ऑफ TU। डेफिनेशन लिखिए कि ये और इसका स्लोप है। MU कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, मतलब कि ये ज़ीरो भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ गए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी भी समझ गए। अब सर इस लॉ का फ़ायदा क्या है? पढ़ तो लिया लॉ, फ़ायदा भी तो होगा ना कोई, तभी पढ़ा रहे हो, ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ भाई फ़ायदा है, क्यों नहीं है। जब हम एक सिंगल कॉमोडिटी केस, अब देखो हम तब से पढ़े कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब आई कंज्यूमर को? जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस प्रोडक्ट का सेम हो जाए। नहीं आया समझ? अभी समझाते हैं। ये देखो ग्राफ, ये पूरे ग्राफ के, अब देखो जैसे कि मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस दोनों सेम होने चाहिए। ग्राफ रह गया डालना, चलो मैं ऐसे बताता हूँ। ये देखो, जब कभी सिंगल गुड की बात करते हैं ना, सिंगल कॉमोडिटी की बात करेंगे, कार्डिनल अप्रोच के अंदर दो तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं, एक सिंगल से, एक डबल से। अब सिंगल दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है कि MU फॉल करेगा। जब तक मार्जिन यूटिलिटी फॉल नहीं करती है तब तक आपको कुछ नहीं बन सकता। ठीक है सर। दूसरा क्या, देखो सिंगल कॉमोडिटी केस में दूसरा केस है कि मार्जिन यूटिलिटी एक का और प्राइस सेम हो जाए। मतलब कि अगर मैं 10 रुपये खर्च रहा हूँ, 10 रुपये खर्चते खर्चते मेरे को उसे मार्जिन यूटिलिटी मिल गई है, पूरी, मैं पूरा सेटिस्फाई हो गया हूँ ना, फिर मैं कंज्यूमर की, मेरे को उस पैसों का पूरा निचोड़ के मैंने ले लिया है, सारा सामान मैंने निचोड़ दिया भाई। मैंने एक 5000 की घड़ी ली, मैंने उसको 10 साल चलाया। बंदा बोलता है ओ भाई अब क्या करेगा, इसकी जान ले लेगा, ऐसे बोलते हैं ना, जान ले लेगा इसकी, कितना कितना यूज़ करेगा। वो होता है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा। बंदा बोलता है नहीं यार मैं भी 1-2 महीने चलाऊंगा फिर मैं खुश होऊंगा, वो सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो अगर इधर कहीं मिल जाए मेरे को ग्राफ, जो मिल नहीं रहा है, नहीं डाला है वो, लेकिन इसको आप ये याद रखो, सिंगल MUX इक्वल, भले एक मार्जिन यूटिलिटी एक प्रोडक्ट की प्राइस से बराबर हो जाए तब उसको खुशी मिल जाती है। अगर इसी का 2 प्रोडक्ट होंगे तो पहली चीज़ तो MU फॉल करेगी। दूसरी चीज़ MUX मतलब कि मार्जिन यूटिलिटी X की प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। मार्जिन यूटिलिटी दूसरे की, मतलब कि मार्जिन यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट की भी प्राइस के इक्वल होगी। और ये दोनों मेरी मार्जिन यूटिलिटी, जितने मैंने पैसे खर्चे, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MU ऑफ मनी, इन दोनों के बराबर होंगे, फिर मैं खुश हो जाऊंगा भैया। कि मतलब कि
अगर मैंने एक प्रोडक्ट में 100 रुपया खर्चा है, मुझको एक से 50 और दूसरे से ही 50 मिले, फिर मैं सेटिस्फाई हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। अगर मेरे को 100 खर्चा, मेरे को एक से 40 दूसरे से 40 मिले ना, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर ही नहीं है। 100 रुपया खर्चा है मैंने, चाहे मैंने इससे एक मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया कि मैंने इससे चिप्स लिया ना, 20 रुपये खर्चे, एक 10 की कोल्ड ड्रिंक 10 के चिप्स, बराबर हूँ, तभी खुशी मिलेगी कि 20 रुपये पूरे हुए हैं, वो अच्छे से खाऊंगा वो चीज़। ठीक है सर, लॉ बना दिया उन्होंने। अब उसके ऊपर भाई हर चीज़ की कमियां तो होती हैं, जितना मर्जी सुंदर कोई सामान हो, कमी हमारे हिंदुस्तानियों का काम है कमी निकालना। शादी बंदे ने 20-30 हज़ार रुपये, उसमें बंदे ने 30 लाख रुपये लगाया ना, एंड में एक हिंदुस्तानी था क्या बोलेगा, नान सड़ गए, नान सड़वे निकले यार। उन्होंने कहा हाँ यार नान अच्छे थे, खाना एक सब्जी अच्छी नहीं लगी, 30 लाख की शादी बर्बाद कर दी उसने एक सब्जी के लिए। इसी वजह से हर चीज़ का एक बंदा ढूंढ लेता कमियाँ। कमियाँ क्या है, एक्सेप्शन और लिमिटेशन है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी। ये लॉ कभी भी ना इंसान के मनी, म्यूजिक, गुड्स, प्रेस्टीज, डायमंड पे नहीं काम करेगा, हैबिट और हॉबीज़ पे काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल भी देके समझाऊंगा कैसे, बताता हूँ। मनी की क्या बात है, देखो अब इसने बोला था कि सर ने कि मनी कांस्टेंट है, मनी इज कांस्टेंट विद यू, मतलब कि 100 रुपये आया तो 100 रुपये आपका हमेशा रहेगा, 200 है 200 आपका हमेशा रहेगा। अच्छा, 200 लेके मैं बाज़ार गया, मैंने बाज़ार से एक कोल्ड ड्रिंक ले ली, साथ में मोमो खा लिए, मेरे पास वापस 200 का नोट हो जाएगा क्या, नहीं, नहीं होगा। मनी कांस्टेंट नहीं है, मनी एक टाइम पे खत्म होना शुरू, डिमिनिश भी तो होती है भाई। 10 आपके 20 करोड़ है, 10 करोड़ का घर लिया आपने, 10 करोड़ तो खत्म हो गए अब आपके। अब वो 10 करोड़ बन जाएगी क्या एक ही दिन में, नहीं बनेगी, वैली चीज़ एक्सेप्शन। दूसरा, हॉबीज़ और म्यूजिक और हैबिट, हॉबीज़ म्यूजिक और हैबिट पे, एक गाना आप एक ही बार सुनते हो, अगली बार नहीं सुनते, सुनते हैं सर। कोई गाने का बंदा फेवरेट गाना होता है, कोई फेवरेट मूवी होती है। अब समझ लो मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेल के मैं बोर तो नहीं होता ना भाई, मैं आज भी खेल रहा हूँ, कल भी खेलूंगा, परसों भी खेलूंगा, मेरी मर्जी है, मैं जब मर्जी खेलूँ, मैं बोर तो नहीं हो रहा हूँ, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। हो सकता है मुझे आज मजा आया, कल मुझे और मजा आए, आज मैं 0 पे आउट हूँ, मुझे मजा नहीं, अगले दिन मैं सेंचुरी मार के मुझे बहुत मजा आया। मार्जिनल यूटिलिटी तो बोलती है कम होनी चाहिए, लेकिन फिर ज़्यादा हो रही है मेरी। ठीक है सर। प्रेस्टीजियस गुड, आज मैंने ली है भाई 10 लाख की गाड़ी, कल मैं 20 लाख की लेता हूँ, फिर 50 लाख की, भाई मेरी यूटिलिटी कम होनी चाहिए, मेरे को और खुशी हो रही है, जितनी महंगी गाड़ी ले रहा हूँ उतना मैं खुश हो रहा हूँ। प्रेस्टीजियस गुड में भी काम नहीं किया ये तो। सिंगल, अब ये यार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैक्सिमम सिंगल गुड पर चलता है। अब जब दो कमोडिटीज की बात आती है ना जो इकट्ठे लेके चलनी है, ये याद रखना हमने कि देखो लिखा है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर, इस सिंगल गुड की मेनली बात करता है, ये चीज़ की हमेशा याद रखना। अब आगे भाई लिमिटेशंस, और एक और चीज़ है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये तो आपको पता ही है, ये देखो मार्जिन ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी चीज़ है, ये देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम आगे लिमिटेशन, ये हमने सब पढ़ ली है, अब एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, हवा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। होमोजीनियस की भाई चीज़ें आइडेंटिकल होनी चाहिए, पराठे का साइज सेम होगा तभी फ़ायदा है। ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, प्यासे को एक चम्मच से पानी पिलाओगे ना तो उसको पहले चम्मच से नहीं मजा आएगा, हो सकता है दूसरे में आए, हो सकता है तीसरे में आए, तो इसलिए वो कहता है कि भाई पानी पिला रहे हो किसी तो ग्लास में दो, एक ही यूनिट रखो कि ग्लास दिए तो उससे पता चलेगा, चाहे किसी को हाथ में ऐसे दे दो आधी तो गिर जाएगी, वही चीज़ है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन रखना। कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन, कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन का क्या मतलब है, एक बार ये बैठे हो ना खाना खाने, अब आप बोलते हो मैंने दिन में भाई 8 परांठे खाए मेरा पेट भर गया, नहीं भाई इससे तो मज़ा ही नहीं आया। तू बता दोपहर को कितने खाए, देखो ना आप सुबह 2 परांठे खाते हो, दोपहर को 3 खाते हो, रात को कोई 5 खाता है, यूटिलिटी अब कैसे बताओगे, आपने ये बताना है कि एक टाइम पे कॉन्टिन्यूसली कितने खा के तेरी यूटिलिटी हुई है, वो बात कर रहा है ये। ठीक है सर, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन भी कर रहे हैं। प्रेस्टीजियस गुड मैंने बताया, डायमंड साइड में कोई बंदा करता है ना कि हाँ भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ एक एक कदम ऊपर जाते हैं लोग, ये कहता है भाई कदम नीचे ही लानी है, पहले तुम बंगलों में रहो फिर तुम नीचे आओ, फिर तुम नीचे आओ करते झोंपड़ी में रह लो। वो कहता है भैया नहीं होता ऐसा, 10 करोड़ का घर लिया कोई 20 का लेता, कोई 50 का, फिर उसका 100 का भी लेता है। प्रेस्टीजियस डायमंड, एक डायमंड से पेट नहीं भरता भाई, फिर बंदा होता है एक और लेता हूँ, फिर एक और रेयर डायमंड लूँगा। वो रिलेटेड गुड्स की बात, अब यूटिलिटी इज नॉट इन फैक्ट इंडिपेंडेंट, द शेप ऑफ यूटिलिटी का मे बी अफेक्टेड बाय सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। इसने तो कॉम्प्लीमेंट इग्नोर ही कर दिए थे ऊपर, इसने बोला भाई कॉम्प्लीमेंट तो मैंने गिने नहीं है, ये लिखा हुआ मैंने, दे इग्नोर्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्यों नहीं भाई, हर किसी की अपनी अपनी यूटिलिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों करने, आप क्यों कर रहे हो ऐसे। फिर अनरियलिस्टिक अजम्पशन भी है। पहली सबसे बड़ी अनरियलिस्टिक चीज़ पता है क्या, कार्डिनल नंबर है, बता सकते हो कि परांठे से कितना पेट भरा है,
ये बोल सकते कि सर मेरा ना 10 यूनिट पेट भर गया, कोई नहीं बोलेगा। सर मेरा 40 भर गया, नहीं बोल सकता कोई, नंबर ही नहीं है, कोई भी कार्डिनल नंबर पे हो ही नहीं सकता ये। फिर आ गया मनी भी हमको वो भी चाहिए, कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन भी करते रहो। कोई बंदा कितनी एक टाइम पे बंदा 50 परोंठे थोड़ी खाएगा, 2 3 4 5 ही खा लेगा। यहाँ पर भी मार्शल साहब नहीं रुके, वो बोलते भाई एक और कंसेप्ट है। वो कहते मार्शल साहब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी तो चल रहा है, उन्होंने बोले कंज्यूमर सरप्लस भी है एक। कहता अच्छा कंज्यूमर सरप्लस क्या है सर? कंज्यूमर सरप्लस है भैया, जितना आपके दिमाग में चल रहा है ना, समझ लो आपने सोचा, आप कहीं दुकान पे गए, वहाँ पर आपने शर्ट देखी, वो थी 1000 रुपये की, आपको याद दिमाग में था 1000 रुपये की शर्ट थी यार, 1000 तक तो होगी। हम आइडिया लगाते हैं ना, तुक्कबाजी लगाते हैं, यार ये 2000 का होगा, ये 800 का होगा, ये 15। आपने ऐसे एक शर्ट देखी ना, बोला यार, जूता देखा, आजकल ना शूज़ का बड़ा ट्रेंड है, आजकल शूज़ के ऊपर बहुत लोग होते हैं कि शूज़ अच्छे होने चाहिए। हाँ ये शूज़ होगा 3000 का, दिमाग में बन गया, एक वैल्यू बन गई, परसीव कर ली, पर परसीव का मतलब दिमाग में बना लिया। उधर गए, उससे पूछा हमने भैया ये जूता कितने, उसने बोला भैया ये 2000 का। अच्छा 2000 का, ये जो दिमाग में आपके चला ना ये कि हाँ भाई 3000 का था, अब 2000 का हो गया, मेरे 1000 रुपया जो आपने बचाया ना वो दिमाग में, वो कंज्यूमर सरप्लस है। हर कोई तो यही चाहता है बाबा, हमें चाहिए सरप्लस। तो उन्होंने बोला कि कभी कभी कंज्यूमर जो है वो एक सामान पे ना विलिंग होता है कि वो ज़्यादा ही पैसे दे दे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई यार ये फ़ोन या ये हम इसको 500 याद देते हैं, ये फ़ोन हमें दे दे, कि हाँ भाई वो दिमाग में डालता है कि मेरे को इतने पैसे देने पे इतना फ़ायदा होगा, वो कंज्यूमर का सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। मेरे दिमाग में था मैं इस जूते का 3000 भी दे दूंगा, बट उसने मुझे 2000 का दे दिया, तो मेरे को 3000 भी दे दूंगा, उसने मुझे 2000 का दे दिया, तो मुझे फ़ायदा हुआ 1000 रुपये का, ये मेरा है सरप्लस। ठीक है सर। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी से ही निकला है। यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कहता है कि एज यू परचेज मोर इट गोज ऑन, एम यू गोज ऑन डिमिनिशिंग। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एम यू इज इक्वल टू प्राइस। जो पीछे मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रहा था कि एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम आ गया सिंगल कॉमोडिटी में। ये भी वही बता रहा है, वो आप आगे था ग्राफ, पीछे मैं बोल रहा हूँ। सिंस द प्राइस द सेम और ऑल द यूनिट्स ही परचेजेस इफ ही गेट्स एक्स्ट्रा यूटिलिटी और कंज्यूम्ड बाय हिम एक्सेप्ट फॉर वन एट मार्जिन, दिस एक्स्ट्रा यूटिलिटी और एक्स्ट्रा सरप्लस ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है सर, कंज्यूमर सरप्लस समझ गए हम लोग क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस समझ आ गया। अब देखो, अब आ गया एग्जाम्पल। देखो ये यूनिट थे मेरे कंज्यूम करने वाले, ये मार्जिनल यूटिलिटी निकाली है, प्राइस सेम है क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम परफेक्ट कंपटीशन में हैं। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है, जैसे आपको मैं कल बता रहा था परसों, कि उसके अंदर होता है वेजिटेबल मार्केट का एग्जांपल, कि टमाटर लोग 40 रुपये हर कोई बेचा है, 40 रुपये ही चल रहे हैं मंडी के अंदर रेट, कि एक बंदा अगर 50 का बेचेगा ना, उसके पास नहीं जाएगा कंज्यूमर लेने क्योंकि महंगा बेच रहा है, तो हम 40 रुपये, सबका प्राइस सेम है, 20 20 20 20 20। ठीक है। मार्जिनलिटी का बताया था, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम के यूटिलिटी कम होती रहती है, ये भी समझ गए। एक खाया तो 30 हुई, 2 खाया तो 28 हो गई, प्राइस सेम है। कंज्यूमर सरप्लस क्या, ये है 30 इतना वर्थ था उसका, 20 मैंने खाया, 30 माइनस 20 10, 8 6 4। एक टाइम आया, ये देखो मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस सेम हो गया, मतलब कि मार्जिन यूटिलिटी एक्स की और प्राइस सेम हो गया। दिस इज द प्लेस जहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में ऐसे लिख रहा हूं, इक्वल टू के ऊपर ऐसे, इक्वल टू ये है ऐसे, और ये बी एम, ये इक्विलिब्रियम का मतलब है मेरे लिए, तो इक्विलिब्रियम ऐसे लिखता हूं मैं। तो ये जगह है जहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। बोलते ठीक है सर यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इससे ऊपर क्या था, तो ये इक्विलिब्रियम है। अगर कलर चेंज करता हूं मैं, 1 मिनट रुको। अगर ये पार्ट इक्विलिब्रियम है मेरा, ये वाला हिस्सा, ये पूरी लाइन मेरी इक्विलिब्रियम, तो ये क्या है, ऊपर वाला यहां तक, ये जो रेड से मार्क कर रहा हूं, ये क्या, ये बेटा कंज्यूमर सरप्लस है, यहां तक कंज्यूमर सरप्लस में रहा है। ये एरिया जैसे कि 10 + 8 + 6 + 4 + 2, मतलब कि 10 18 6 6 24 28 और 30, 30 रुपये, 30 उसके लिए कंज्यूमर सरप्लस था, 30 उस समय कंज्यूमर सरप्लस, कि कंज्यूमर यहां तक, कंज्यूमर ने यहां तक खर्चा, उसको यहां तक फायदा मिल गया इसका। ठीक है सर, कंज्यूमर सरप्लस ये है, यहाँ तक समझ गए। चलो भाई आगे, यही चीज़ नीचे लिखी हुई है मैंने कि हाँ भाई ये पूरा समझाया मैंने,
कि हाँ, तब तक वीडियो लाइक करो। देखो समझा मैं पूरा रहा हूँ, लाइक चाहिए वीडियो पे मेरे को, शेयर करो दोस्तों को। कंसेप्ट समझाना आसान नहीं होता है, कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, एमसीक्यू मार्क करके दे रहा हूँ। जैसे इसके अंदर ये मार्क किया हुआ ये है, इसका कंसेप्ट है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू, इसमें डीएम, इसमें ये पूरा एमसीक्यू चार्ट है, ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू मार्क हो रहे हैं आपको साथ साथ। यहाँ तक समझ गए। मैंने कंज्यूमर, ये देखो ये पूरा ये वही कहानी है जो मैंने लिखी है कि कंज्यूमर सरप्लस 30 रुपये का आया ये। फिर हम आगे, अब भाई मार्शल साहब आप बड़े कंसेप्ट बताते हो, अब आपके नुकसान हम बताते हैं। आपने बहुत चीज़ें हमें बताई है भाई, आपने बहुत हमें तंग किया है, आपकी हर चीज़ में खोट है। तो यार खोट, लो लेवल लिमिटेशन। अब देखो ये दिमाग में जो चीज़ है, क्या ये सच्ची में, ये असली में हो रहा है? ये आप सोच रहे हो, आप सोचते हो कि हाँ भैया 3,000 का जूता 2,000 का दे रहा है, सरप्लस 1,000। नहीं होता भाई, आप वो 2,000 बोलते हो 2,000 ही देते हो, तो ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का। असली में हवा में बातें कर दी उसने, इमेजिनरी कंसेप्ट। और कार्डिनल मेजरमेंट तो पहले ही बोल दिया, पॉसिबल ही नहीं। आप बता नहीं सकते कितना फ़ायदा हुआ, नंबर तो दिया ही नहीं कोई भी, ये तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, अब नेसेसरीज पे ये तो चीज़ चलेगी ही नहीं, नमक पे ये चीज़ चल सकती है? नहीं चल सकती भाई। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस डिराइव फ्रॉम कमोडिटी अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी। अब एक चीज़ के सब्सटीट्यूट होंगे तो भाई सरप्लस पे क्या फ़ायदा सोचने के बारे में। ठीक है सर, अब प्रेस्टीज वैल्यू को डायमंड के ऊपर भी नहीं सोच सकते, डायमंड से तो हमारी प्रेस्टीज, हम लोग खुश होते हैं, वो भी हो गया सरप्लस के ऊपर। अब मनी के ऊपर तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने बोला कि हम तो बोल रहे हैं कि मनी भाई ख़त्म होती है, स्टॉक ऑफ मनी एक टाइम पे ख़त्म, डिमिनिश होता है। ये कहता है भाई मनी तुम्हारी बराबर है, ऐसा होता ही नहीं रियल वर्ल्ड में, इमेजिनरी की बात कर गया। फिर इसने बोला इट कंसेप्ट कैन बी एक्सेप्ट ओनली इफ इट इज यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। दोनों सेम चीज़ लिखी हुई है, एक ही चीज़ समझो इसको, कि मनी के अंदर आपको मेजर, वो होता ही नहीं है यार, कैसे करेंगे? मनी कैसे इक्वल है हमारी? रोज़ थोड़ी 1,000 रुपया मिलता है हमें घर से, एक ही दिन मिलता है 1,000 रुपया, अब चलाओ 5 दिन, 1,000 रुपया घर वाले रोज़ देने लगे तो हमारी तो जैसी हो जाएगी, पार्टी करेंगे हम लोग। लेकिन इसके एक फ़ायदे भी हैं कंज्यूमर सरप्लस के ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है रियल वर्ल्ड में। इसका फ़ायदा है, देखो कैसे। सबसे पहला फ़ायदा ना कि हम ये देख सकते हैं कि ना कोई कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट दे रही है ना, अगर हमें एक जगह से अच्छी सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना, समझ लो ये जो ऊपर एग्जांपल दिया मैंने ये वाला, ये अगर किसी जगह हो रहे हैं ना ये चीज़ें, ये एग्जांपल में कि हाँ भाई यहाँ तक हमें सरप्लस है, तो कस्टमर इस प्रोडक्ट को वापस लेता है, रिपीट परचेजेस मिलती हैं, बिजनेस को फ़ायदा हो जाता है, तो ये रिपीट परचेजेस में। और हमको एक और चीज़ कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। समझ लो जैसे कि यही प्रोडक्ट मैं दिल्ली में इस्तेमाल कर रहा हूँ, यही प्रोडक्ट मेरा चल रहा है जम्मू कश्मीर में, यही प्रोडक्ट मेरा चल रहा है समझ लो हरियाणा में। एक जगह देखता हूँ मैं डिमांड बढ़ी ना, तो उसमें मैं प्राइस थोड़ा उधर बढ़ा लेता हूँ, इधर का। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर के अंदर ना डाइट को का 40 वाला कैन मिलना मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली में 40 रुपये का कैन ज़्यादा आसानी से मिलता है, 25 वाला मुश्किल से मिलता है। क्यों? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट वो देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर हम ऐसा इस्तेमाल, वैसे ही वो लोग भी कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं वो, कि हाँ भाई यहाँ पर 30 का बेच ले, यहाँ 20 का बेच ले, वो चीज़ भी है। ठीक है सर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फ़ायदा होता है, कंपनी प्रॉफिट लेती है भाई, वो कुछ भी करेगी। तीसरी चीज़, कंज्यूमर सर्विस ऑल्सो मेड कंज्यूमर कंसिडर रेजिंग इट्स प्रोडक्ट प्राइस, कि हाँ भाई अगर मैं प्राइस बढ़ाना, अगर मैं समझ लो ये मेरा पहले 20 का था, इस पर कंज्यूमर को फ़ायदा होता है 60 रुपये का, अब मैं इसको 25 कर दूंगा ना, इससे कंज्यूमर का फ़ायदा होगा 55 का। वो बोलेगा यार मैं इधर तक करके देखूँ, रिस्क ले लूँ, तो हाँ मैं प्राइस के ऊपर भी सोच सकता हूँ, अगर उसको लगेगा कि हाँ तो वो कर सकता है, तो प्राइस इंक्रीज है। गवर्नमेंट को हेल्प करता है भाई कि कौन से प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाना है, कौन से पे नहीं लगाना है। जिस पे कंज्यूमर को बहुत सरप्लस मिल रहा होता है ना, तो उस पर वो टैक्स लगा सकते हैं, गवर्नमेंट आराम से लगाती है कि हाँ भाई इसकी बड़ी बिक्री है, कंज्यूमर इससे बड़ा रिपीट परचेज करता है, इस पर टैक्स लगाता हूँ, ये ले भाई टैक्स। तो अगर कोई आउटसाइडर है जैसे मैं हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट भी कर लूँगा, मैं बोलूँगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, यहाँ पर रिपीट परचेज, वो भी हो गया मेरा। चलो भाई यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब हम आगे हैं इम्पॉर्टेंट जी, नेक्स्ट टॉपिक। अब उनकी बात होगी मार्शल साहब की, अब आ गए हम लोग हिक्स और एलन के ऊपर। हिक्स एंड एलन दो बंदे थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हिक्स एंड एलन दो बंदे थे, इन्होंने बोला भैया सिंगल कॉमोडिटी क्यों, कभी कभी दो कॉमोडिटी केस भी होते हैं। बोलते अच्छा दो कॉमोडिटी केस, कभी कभी होता है ना, हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि मम्मी को बोलते हैं हम लोग, मम्मा मम्मा पूछते ना कि हेला बेटा क्या बनाऊँ, ग्रेवी वाली सब्जी बना दो। मैंने कहा ठीक है मम्मी बना दो। मम्मी बोलते क्या खाओगे, राजमा खाओगे चने खाओगे, आप बोलोगे मम्मी कुछ भी बना दो यार, नहीं नहीं ठीक है ठीक है बना देती हूँ। फिर कभी कभी ना आप ये बोलते हो, मम्मी आती है, मम्मी बोलती है क्या बनाऊँ, टिंडे बनाऊँ
या फिर लौकी बनाओ, हम बोलते हैं मम्मी कुछ नहीं बनाओ, मतलब कि बोल देते कि हमें कुछ भी बना दो। हम तो पहले मेरे को पसंद नहीं है तो इसका ये थोड़ी ये सबको नहीं पसंद है, तो हमें मैं बोल देता हूँ मम्मी कुछ नहीं बनाओ। तो दाल मखनी खाओगे या राजमा खाओगे, बाजार में गए तो कुछ भी खा लो, मंचूरियन खाओगे, ये जो चीज़ें कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच आर गिविंग यू इक्वल सेटिस्फैक्शन, कि आप राजमा भी खाने में उतने ही पसंद है आपको जितने आपको चने हैं, जितने आपको छोले हैं, वही है, यही है इंडिफरेंस का उसकी कहानी। वो बोलता है देर आर हमेशा देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो आपको हेल्प करता है आपकी इनडिफरेंट हो उन दोनों का वे, कि मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलते हो ये कॉम्बिनेशन आप में से कुछ भी बना दोगे ना, ये दोनों मुझे पसंद है, ये मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, वो इंडिफरेंस कर्व बताता है। तो इंडिफरेंस कर्व इट इज रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। अब देखो सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं ना, तो कॉम्बिनेशन सेम है, सेम लाइक द कंज्यूमर प्रेफर इक्वली डज नॉट माइंड विच कॉम्बिनेशन ही गेट्स। कंज्यूमर इनडिफरेंट होगा तो मुझे कुछ भी दे दो, इस टहनी के ऊपर कुछ भी दो मेरे को, मैं कुछ भी खा लूंगा भाई, चाहे मुझे एप्पल दे दो चाहे मुझे आम दे दो, वही बात है, ये समझ गए इंडिफरेंस कर्व की कहानी। एमसीक्यू के हिसाब से एक ये आ गया, दूसरा आ गया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। इसने बोला है कि हाँ भाई हम लोग रैंक कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, हम लोग रैंक कर सकते हैं। इसने नहीं बोला हम नंबर में बताएंगे, कार्डिनल होता है नंबर पे, कार्डिनल जो हम लोग मार्जिन यूटिलिटी पढ़े वो होता है नंबर पे। ये बोलता है भैया हम नंबर नहीं, हम एक रैंक बता देंगे कि ये पसंद है, राजमा पहले पे, छोले दूसरे पे, ये बता सकता है बस। बोलता है मैं इतना ही बताऊंगा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम भी मुझे उसकी तरह बोलोगे अल्फ्रेड मार्शल की, भाई तूने सब कुछ निकाल दिया लेकिन तूने कमियां बड़ी दी हैं हमको। तो ठीक है, देखो नहीं लिखा कैन नॉट बी मेजर क्वांटिटिवली, हम क्वांटिटिवली मेजर नहीं कर सकते क्या उसको सेटिस्फैक्शन कितनी मिली है। एक और एमसीक्यू आ गया आपका, ये आ गया एक, दूसरा आ गया कि हाँ भाई बेस्ड ऑन ऑर्डर, ऑर्डर करना रैंक करना है, दो, तीसरा आ गया कि इसको हम ये बोलते हैं, तीन एमसीक्यू। आइसो यूटिलिटी का भी बोल सकते हैं, इक्वल यूटिलिटी का भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रणव सर बता देते एमसीक्यू, बच्चे कुछ बोलेंगे एमसीक्यू सीरीज आएगी एमसीक्यू सीरीज भी, लेकिन क्वेश्चन में जब डालूंगा घुमा फिरा के तो आपको इतना होना चाहिए, मैं तभी आपको बार बार बोलता हूँ ध्यान से सुनना है एक एक चीज़, तभी आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आपको बस रीड करना है, अगर आप अभी भी आप ये मॉड्यूल खोलो उसके सारे क्वेश्चन लगा लो, ये गारंटी है अगर 100 में से आपके ना सारे चैप्टर पढ़ने हैं, फिर एमसीक्यू मॉड्यूल में सारे लगाने हैं, मिनिमम टू मिनिमम 75 नंबर तो आपके बनेंगे। लेकिन भाई कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, हम नहीं चाहते कोई बच्चा चैप्टर छोड़ जाए, बोले कि भैया मैंने 5 पढ़े थे मेरा हो गया, 5 है सारे पढ़ो। अब उसने बोला भैया इसने ही बोल दिया असम्पशंस दे दो, मार्शल था तो हेक्सेनान बोलते भाई असम्पशन नहीं है, असम्पशन द कंज्यूमर इज रैशनल, और उसको सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि वो चाहता है फुल सेटिस्फैक्शन, उसको सब पता मार्केट के बारे में, उसको सब पता भैया कंज्यूमर। दूसरा इसने बोला कि ऑर्डिनरी एक्सप्रेसिबल है, कि मतलब हम रैंक कर सकते हैं। देखो कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल द कंसीवेबल कॉम्बिनेशंस, दस इफ इज ए गिवन कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई ही कैन रैंक देम, मतलब कि ए अच्छा है, बी अच्छा है, डी अच्छा है, ई अच्छा है, वो ये बता सकता है। उसके बाद कंज्यूमर चॉइसेस आर कंज्यूम टू बी ट्रांजिटिव, मतलब कि वो कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न, कंसिस्टेंट है वो कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर, बोलता है कि भाई मैं कंसिस्टेंटली खा रहा हूँ। ठीक है, उसने फिर बोला इफ कॉम्बिनेशन ए हैज़ मोर कॉमोडिटीज देन कॉमोडिटीज बी, मतलब कि देखो एक के अंदर आपको 100 चीज़ें 100 फायदा हो रहा है, एक में आपको 100 फायदा हो रहा है, बी में आपको 500 फायदा हो रहा है, तो आप ए को ही लोगे ना। क्यों लोगे? बिकॉज इट इज़ कॉल्ड मोर इज़ बेटर, जितना आने दो भैया, जितना आए उतना है, मोर इज़ बेटर, हमें है लालच। बोलते हैं ठीक है चलो भाई। अब आ गया इंडिफरेंस कर्व का, ये इसको बोलते हैं कर्व, इसको बोलते हैं शेड्यूल, डिमांड कर्व, यही बात है। ये होता है शेड्यूल, ये होता है, ये आ गया टेबल आ गया ना, तो समझ लो जो चैप्टर का टेबल है ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल, ये कर्व इसका है तो इंडिफरेंस कर्व का कर्व। ठीक है, ये आ गई बात पहली। दूसरी चीज़ आ गई, अब इसको कैसे बनाया है उसने, ये देखो यहाँ एग्जाम्पल है, देखो ये समझ लो एक्स कॉमोडिटी, ये वाई कॉमोडिटी है। अब देखो, और ये एमआरएस का कंसेप्ट भी आ गया, लेकिन इधर भी मैं समझा दूंगा थोड़ा सा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक को कितना छोड़ा दो दूसरे का फायदा हुआ। इधर ही समझाऊंगा, इसको टेबल को देखोगे समझ आ जाएगा, मैं
हो सकता है कभी कभी लैंग्वेज समझ नहीं आए, बट व्हाट हैव यू गिवन अप ऑन वन थिंग, एक चीज़ को कितना छोड़ा उससे दूसरा कितना फायदा हो वो। तो जो नुकसान है ना, ये नुकसान ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि अगर मैंने 5 टॉफ़ी उसको दी, मेरे को 1 चॉकलेट दिया, तो मतलब कि मेरा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है 5 टॉफ़ी 1 चॉकलेट के लिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसने बताया ये देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक कॉम्बिनेशन ये था जिसमें उसने बोला कि एक मेरे पास फूड है, एक मेरे पास ये है। बंदे ने बोला कि भाई तू अपना, वो कहता कि यार मैं ना थोड़ा सा फूड बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्लोथ छोड़ दूंगा, कपड़ा छोड़ दूंगा, ठीक है, रोटी कपड़ा के अंदर से। उसने बोला कि मैं रोटी की एक कदम, एक रोटी और दे दे, मैं तेरे को कपड़े, 6 कपड़े उसने छोड़े, उसकी 2 हो गई। फिर उसने बोला कि भाई मैं एक और रोटी बढ़ाऊंगा, तू 4 ले ले, 4 कपड़े हो गए मेरे पास। ऐसे करते करते नीचे आ गए यहाँ तक। अब देखो 12 में से इसने इसको सब्स्टिट्यूट किया, 12 में से 6, तो ये 6 आ गया। पहला तो 0 है, पहले में तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन। 6 में से 4 के 2 आ गए, 4 में से 3 गए 1 आ गया। यहाँ तक भी ठीक है सर, मार्जिनल ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ गए, ये है। अब उसने बोला इतना। अब देखो ये जो चारों कॉम्बिनेशन है ना, ये इसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, तभी ये आईसी कर्व पे प्लॉट होगा, नहीं तो फायदा कोई नहीं है। हाँ जी सर, ये भी समझ गए, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो दे रहे हैं। अब इसी चीज़ को उसने ग्राफ पे लगा दिया। ये देखो, जैसे ये मैं ऐसे रफ बनाता हूँ, इसको रफ करूँ, ये ग्राफ है। ये आईसी कर्व देखो कैसा होता है, ये ऐसे होता है, मतलब कि इस पे ऊपर बगल ये है, ए है, ये बी है, ये सी है। ये तीनों कॉम्बिनेशन 1 2 3 ये मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, फिर जाके ये होगा इंडिफरेंस कर्व। यही चीज़ ऊपर लिखी है मैंने, यही कहानी। उसने बोला कि ये सब कॉम्बिनेशन मैं खा लूँगा भाई, ये मेरे लिए बेस्ट है कॉम्बिनेशन, इस पर मेरे को कोई नुकसान नहीं है, मेरे को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है इन सारे पॉइंटों पे। इसी को मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पर। तो ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ गए। अब इसी चीज़ को मैं देखो, वो याद है आपको मार्केट शेड्यूल होता है एक ही, वो वैसे एक चीज़ है, देखो एक इंडिफरेंस कर्व 2 3, ये ऐसे 3 4 बना लूँगा ना, ठीक है ना। अब ये सब है ना, इस सब बोल देंगे इंडिफरेंस मैप है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप। ये 4 5 इंडिफरेंस कर्व एक ही ग्राफ के ऊपर है, तो इंडिफरेंस मैप हो जाएगा वो। ठीक है सर, ये भी समझ गया मैं। चलो, ये लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिफरेंस कर्व, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स है ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस पर प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे हम लोग, इसका तब पता चलेगा। अभी तो बच्चे बोलेंगे हाँ अभी ये क्या है, तभी बाद में। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बताया कि हाँ भाई ये लिखिए, ही देखो टेबल वापस आ गया। ये मार्जिन 12 में से 6 के 6, 6 में से 4 के 2, 3 4 में से 3 के 1, ये मार्जिन रेट ऑफ फॉर्मूला ये है इसका, MUX डिवाइडेड MUY। ये भी ठीक है, मतलब कि ये आ गया आपका, समझ लो ये है आपका Y कॉमोडिटी, ये है आपकी X कॉमोडिटी। 12/1, इस पे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरा वाला देखो, MUX अपॉन, 1 मिनट रुको, फॉर्मूला ना गलत हो गया। MUX है आपका ये देखो, अब बताता हूँ, ये देखो ध्यान से। अब MUX आ गया आपका ये, पहले में तो 0 है, दूसरे में क्या आ गया, 12 में से 6 गए 6, नीचे कितना है यहाँ पर, इसमें से इतना गया 1, ये आ गया 6। यहाँ पर आ गया आपका 6 में से 4 के 2, इधर 1 ही बढ़ रहा है तो 1, 3 में से 4 यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर भी 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। ये है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कितना छोड़ा, इधर 1 1 बढ़ा, 1 1 आ गया नीचे, इधर जितना कम हुआ उतना ऊपर आता रहा। पहले में 6 आया, फिर अगले में 2 आया, फिर अगले में 1 आया, वो चीज़ आ गई मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम आगे आएंगे प्रॉपर्टीज़। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको छोड़ना है। सबसे पहला इंडिफरेंस कर्व, देखो इंडिफरेंस कर्व क्या ऐसे बनाते हैं, स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, ये देखो राइट की तरफ स्लोप कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है जान लो, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है। अगर हम भैया ये देखो, अगर एक गुड को सब्स्टिट्यूट ही नहीं करेंगे तो दूसरा गुड के ऊपर कैसे पहुंचेंगे, हमको सब्स्टिट्यूट भी तो करना है। ये देखो ना, ये देखो, ये इसको हमने, ये ए है ये बी है, अगर मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे को क्लोथिंग ज़्यादा चाहिए, फूड कम चाहिए, क्लोथिंग ज़्यादा चाहिए, इसकी ये कम कर दी, इसको इधर कर दिया, मतलब कि क्लोथिंग मुझे ज़्यादा चाहिए, समझ लो। ये ग्राफ था, इंडिफरेंस कर्व था,
ये आ गई मेरी कॉम्बिनेशन ए, ये एक्स है ये वाई है। मैं बोलता हूँ भैया मुझको एक्स गुड ज़्यादा चाहिए। अच्छा एक्स गुड ज़्यादा चाहिए आपको, ठीक है। ये यहाँ पर आया, एक्स गुड मुझे ज़्यादा मिल गए, लेकिन किया क्या, वाई को मैंने कम किया, फिर मुझे एक्स ज़्यादा मिला। उसी जगह एमसीक्यू में है, मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है इस पर, मैंने बोला सर मुझे वाई गुड जो है ना वो मुझे ज़्यादा कंज्यूम करना है। अच्छा वाई गुड ज़्यादा कंज्यूम करना है, ये ले भाई, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ आ गया, मतलब कि मैंने एक्स की कंजम्पशन को कम कर दिया, वाई गुड मेरा इंक्रीज हो गया। ये चीज़ आ गई पहला, इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ओके सर बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट तो समझ गया। चलो भाई आगे, दूसरा कन्वेक्स है, ये ऐसे है ना, ये कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, ये उल्टा कन्वेक्स। कन्वेक्स क्यों है ये, उसका एक ही रीज़न है, वो है ये मार्क किया हुआ रीज़न, ये है इसका इंपॉर्टेंट है, डिमिनिशिंग मार्जिन। अब देखो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से ये वो है, और दूसरा एमआरएस की वजह से है। ये डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है आपको कि हाँ भाई कंजम्पशन जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपका सैटिस्फैक्शन कम होगा, तो वो कन्वेक्स बनेगा। ये कन्वेक्स ऐसे होता है, ये कन्वेक्स है, ठीक है। मतलब कि ये आ गया आपका, समझ लो ये आपका ग्राफ है ना, तो ये कन्वेक्स है। कनकेव उल्टा होता है, ये होता है कनकेव, लगी इस तरफ मेरा मुंह। अब देखो एक्सट्रीम सिचुएशन 3 है। सर हमेशा कन्वेक्स बनेगा नहीं, कभी कभी कनकेव हो सकता है, इसका भी रीज़न है। अगर एमआरएस हमने अभी तक तो दिखाया इसमें कि एमआरएस हमारा ये होता है कि वो फॉल करता है, ये देखो एमआरएस गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, 6 से 2 201। अगर हमारा एमआरएस इंक्रीज हो जाए, इफ द एमआरएस राइजेस, आईसी कनकेव हो जाता है। दूसरा एमसीक्यू मार्क हो गया, कनकेव कब होता है, जब एमआरएस बढ़ता है। तीसरा, अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, वर्ड सुन लो, परफेक्ट लिखा हुआ है, ये सिर्फ सब्सटीट्यूट नहीं परफेक्ट है, तो मतलब कि उनके बीच में आराम से कोका कोला थम्स अप परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, तब वो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब कि तब आईसी ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तीसरा, अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, परफेक्ट वर्ड है, परफेक्ट ये याद रखना, जो वर्ड लिखे हैं स्पेशल मार्क करके दिए ये और ये, तब बनेगा एल शेप, मतलब कि तब कर्व बनता है, ऐसे ही बनता है एल शेप का। 4 एमसीक्यू हो गए इसी में ही। अगला आ गया, इनडिफरेंस कर्व क्या नेवर इंटरसेक्ट, मतलब कि दो इंडिफरेंस इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका रीज़न क्या है, ट्रांसिटिविटी है, ट्रांसिटिविटी, ये इसका रीज़न है। क्यों नहीं करते हैं, ये आ गया एमसीक्यू में, ये आ गया कि क्यों नहीं करते, यहाँ ये आ जाएगा, और इसका रीज़न है ट्रांसिटिविटी। अब मतलब क्या, ये समझो कि देखो ये इंडिफरेंस का, अब ये जो पॉइंट है ना बी और सी, ये हमें पता चल गया, अब ये एक इंडिफरेंस कर्व पे, ये एक इंडिफरेंस कर्व पे, दोनों अलग अलग हैं, तो मतलब कि ए बी जो कॉम्बिनेशन है वो तो हमारा फिर ए सी के बराबर हो गया। तो बोले दो कॉम्बिनेशन कैसे हमें सुसाइड, हमें तो एक कॉम्बिनेशन है ना, तो दो इंडिफरेंस कर्व पे दो कॉम्बिनेशन, ये वाला पॉइंट उसके साथ ही बराबर है, तो मतलब कि बी सी भी इक्वल होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता था, ये तो एब्सर्ड हो गया, काफ़ी इलॉजिकल बात कर दी सर आपने, यही चीज़ है इसका रीज़न। फिर आ गया आपका हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कि जितना इंडिफरेंस कर्व ऊंचा होगा उतना मेरे को खुशी मिलेगी। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर तो चाहता है ना मैं मैक्सिमम अटेन करूं, कंज्यूमर वांट्स कि मैं मैक्सिमम अटेन करूं अपना, तो मतलब कि ये चीज़ है, अगर ये है, ये इंडिफरेंस है, ये है, ये है, मैं तो यहाँ तक कूदूंगा भाई, मैं लूँगा ये मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है। इसका भी रीज़न दूंगा मैं आगे क्या है, इसका भी, इसके अंदर की प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये क्यों है, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, क्योंकि मुझको चाहिए ज़्यादा, मोर, आई वॉन्ट मोर, मुझे और दो, एक नहीं 10 चिप्स दे भाई, वो चीज़ है ये। लास्ट, इट विल नेवर टच एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो अगर मेरा इंडिफरेंस को ऐसे टच हो गया इधर भी और इधर भी, तो फिर मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब मैं इसको मैं पसंद करता हूँ, इसको नहीं करता, इसको एक्स है ये वाई है, मतलब कि मैं 0 1 कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूँ, 1 0 नहीं, पर ये कहता है इक्वल आपको कॉम्बिनेशन ऐसे चाहिए जिसमें आप दोनों कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, तो ये भी रीज़न है इसके वजह एक्स वाई नहीं टच कर सकता वो। ठीक है सर, अब ये पढ़ लिया तो बजट लाइन भी पढ़ेंगे। अब कंज्यूमर की इच्छाओं को मैं रोक टोक कौन लगाता है, मेरी इच्छा क्यों रुकी है, मैं फरारी क्यों नहीं ले सकता भाई,
ओ यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, मतलब मेरे पास बजट ही नहीं है इतना, मेरे पास, मैं तो चाहता हूँ मैं फरारी, मेरी इच्छा है, कंज्यूमर तो चाहता है फरारी, बट उसको बजट भी तो होना चाहिए, इतनी महंगी 4-5 करोड़ की गाड़ी लेने का मेरे पास बजट ही नहीं है इतना। उसी वजह से वो बोलता है कि भाई बजट लाइन है वो चीज़ तुमको रोक रही है। बजट क्या हो गया, आपका पैसा इतना है, समझ लो आपका 100 रुपये है, आपको उसी के अंदर सब कुछ लेना है, पूरे पैसे खर्चो या उसके अंदर लो। आप अपने पास 100 रुपया लेके गए मम्मी से सामान लेने के लिए, सामान 110 का आया, 10 रुपये का मोहल्ले का आप उधारी कर लोगे, जब मोहल्ले में अपने आसपास नेबरहुड के अंदर उधार ले लोगे, ठीक है ना, कि हाँ भाई मम्मी दे देगी पैसे, उधर जब जाओगे ना यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, देगा उधार, वो बोलेगा भाई नहीं नहीं तू सामान छोड़ 10 रुपये का इधर, बस जा 100 रुपये का लेगा, 10 लेके आ फिर दूंगा। यही है बजट कंस्ट्रेंट है, हम लोगों को बजट की दिक्कत है बहुत ज़्यादा भाई, इसी वजह से वो बोलता है। हम अब तक चाहते हैं कि बहुत दो कंडीशन है, या वो पैसे दे दे पूरे, या उसके पैसे नहीं है, या प्राइसिस है, मतलब कि पेट्रोल अगर 100 का हो गया आपके पास, पेट्रोल 100 आपके पास 80 रुपये दे, प्राइस इतना है, 100 रुपये का डालने से 80 का ही डला लो, लिमिटेड मनी है भाई, बोलता है ठीक है। और इसको हम अगर आप एल्जेब्रिकली लिखना हो, एल्जेब्रिकली तो ऐसे लिखते हैं कि हम लोग यहाँ इसके बराबर खर्चेंगे या इतना खर्चेंगे, मतलब कि लेस देन, मतलब कि 100 रुपये हैं, 50-40 कर सकते हैं, 60-40 कर सकते हैं, या फिर हम लोग 70-20 कर सकते हैं, कि 100 बराबर होना चाहिए, बजट 100 ही है भाई, 100। ये चीज़ होगी, इसको एक्सप्लेन करना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम के अंदर मार्क करने के लिए कि हाँ भाई क्या है ये। अब देखो बजट लाइन का दूसरा नाम है प्राइस लाइन, वो बताता है कि ऐसे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर खर्चे अपने पैसे, वो कॉम्बिनेशन ले सकता है जो उसको सेटिस्फैक्शन देंगे और उधर तक उसका लाइन बना देंगे। बोलते हैं ठीक है सर कैसे, ये देखो, ये समझ लो 100 रुपये बजट लाइन है, आप यहाँ पर कुछ होगा ले लोगे, यहाँ कुछ होगा ले लोगे, अंदर जितना भी है ये पोर्शन आप ले सकते हो, ये पोर्शन नहीं ले सकते क्योंकि अनअटेनेबल है, इतना आपके पैसे ही नहीं है, दिस इज अनअटेनेबल, अनअटेनेबल है ये हमारे लिए, हम ये हिस्सा नहीं ले सकते, तो इस कॉम्बिनेशन को तो भूल ही जाओ, पहले दिमाग से निकाल लो। तो ऑब्वियस बात है बजट यही बोलता है कि हाँ भाई जितना बजट है उतने पैसे खर्चो, ऑल दोस कॉम्बिनेशन। अब जितने भी कॉम्बिनेशन है मैं बना रहा हूँ ना आपके लिए, जैसे कि ये मैंने आपके बनाए थे ना कि 100 रुपये आपके पास है, या आप 60-40 कर लो, ए बी है, या आप 70-30 कर लो, या आप 80-20 कर लो, या अगर अब ये तो हो गया पूरे 100 खर्च रहा हूँ, कभी कभी मैं 50-40 भी खर्च 90 खर्च दूँ, कभी भी मैं 40-40 खर्च दूंगा, ये भी, ये सब जो मेरी टर्म्स है ना, ये सब बजट सेट है मेरा। पेपर में ये भी आ जाता है कि बजट सेट आपको दे देंगे, बोलेंगे बना के दे दो क्या है बजट सेट, ठीक है, ये भी चीज़ होगी, इसको बोलते हैं बजट सेट। लिखा है मैंने कहीं, शायद नहीं लिखा है, या कहीं लिखा भी हो सकता है, कुछ पता नहीं, लेकिन तब भी लिख लो कि बजट सेट होते हैं कि सारे कॉम्बिनेशंस जो आप ले सकते हो, ऑल द कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी परचेज विद द बजट गिवन, जो भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, चाहे वो पूरे पैसे खर्चे चाहे वो कम हो, बजट सेट में वो नहीं आएगा, ये बजट सेट में नहीं आएगा। 50 और 60 अगर 100 रुपये दिए हुए हैं तो ये 50 क्योंकि 110 हो रहे हैं, तो ये बजट सेट नहीं है आपका, ठीक है। चलो आगे, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें, एनी पॉइंट आउटसाइड द गिवन प्राइस लाइन विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ द कंज्यूमर, इसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। ये आपको एच दिया हुआ है इसके ना डायग्राम में। एनी कॉम्बिनेशन लाइंग विद इन द लाइन शोज द स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर, मतलब कि ये है, या आप इतना खर्च सकते हो या इसके अंदर खर्च, या इस लाइन पे खर्च सकते हो। दिस स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो मार्केट एक्सचेंज ऑफ टू गुड्स, मतलब पी एक्स अपॉन पी वाई, मतलब कि पूरी कहानी ये है कि ये दो कॉम्बिनेशन के ऊपर लिखा हुआ है और उसको हम बोलते हैं प्राइस रेशियो। ये है इक्वेशन, मतलब कि प्राइस 10 रुपये है, इसको मैंने लिए 4 यूनिट ए के, दूसरे का प्राइस है 20 रुपये, इसके लिए 3 यूनिट, फिर मेरा बजट था 100 रुपये। ये भी आ सकता है अभी पेपर में, पॉइंट लगा दो कि कितने हमको चाहिए कि 100 रुपये पूरे होंगे, यहाँ भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया होगा मेरे हिसाब से एक ऐसा। बजट लाइन अब दो रीज़न की वजह शिफ्ट होगा बजट लाइन, ये शिफ्ट तभी होगी जब भाई प्राइस कम होगा तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, प्राइस ज़्यादा होगा बजट लाइन, या फिर इनकम में चेंज हुआ आपकी, पहले 100 कमाते थे अब 200 कमाते हो तो बजट लाइन इतना हो जाएगा, एच भी ले लेगा, ये भी हो सकता है। अब हम आते हैं इसके हिसाब से भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, भाई इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी तो है। अब देखो सिंगल कॉम्पिटिटिव और डबल, इसके अंदर ना दो चीज़ें आ रही हैं, इंडिफरेंस का जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, वो सिंपली एक ही लॉजिक है उसका,
कोई इतना लंबा उसके अंदर था ना कि एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स होना चाहिए या फिर दोनों कॉमोडिटी का प्राइस और उसका इक्वल होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलता है भैया मैं इतना नहीं सिर खपाऊंगा आपका, इतना तंग नहीं करूँगा। उसमें ना बोलना वो सिंपल एक फंडा, ये देखो मेरा फंडा सिंपल है ये कि ये अगर आपका इंडिफरेंस, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये समझ लो आपका पॉइंट है, ये यहाँ ऐसे बना, ठीक है। मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट है ना, ये जब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, मतलब इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट, मतलब कि ये टच होके जा रहा है ना इसको, ये टेंजेंट, ये कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास, और मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए टेंजेंट है वो, और इसके ऊपर जो मेरे को मिलेगा वो मेरा अच्छा पॉइंट है। जैसे इधर ये देखो, इसमें 4-5 दिए ना, ये देखो ये है टेंजेंट, तो मतलब IC3 इज द बेस्ट। उस हिसाब से देखो, पढ़ के भी बताऊंगा। कंज्यूमर इज व्हेन ही इज ड्राइविंग मैक्सिमम पॉसिबल, ये तो हमें पता है सर, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो उसको पोजीशन कोई नहीं रीअरेंज करेगा उसको, सिंपल। कंज्यूमर हैज ए गिवन इंडिफरेंस मैप विच शोज इज प्रेफरेंस, ये देखो इंडिफरेंस मैप दिया हुआ है 4-5, जहाँ पर इंडिफरेंस का वो मैप हो गया। फिक्स्ड इनकम है, स्टूडेंट होल, अब ये याद रखना कि 100 दिया है ना, तो 100 का 100 पूरा खर्चे, वो अज्यूम करते हैं हम लोग कि हाँ भाई 100 है तो 100 का 100 पूरा खर्चे है, कुछ सेविंग नहीं है इसमें अलाउड, वो चीज़ भी दिमाग में रख लेना। उसके बाद कि प्राइसेस है वो फिक्स है, ये भी सर। होमोजीनियस गुड है और डिविजिबल है, होमोजीनियस मतलब सेम फ्रूट है, मतलब कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है, आइसक्रीम है तो आइसक्रीम की बात हो रही है, वैसे है। और कस्टमर रैशनल है, ये तो अजम्पशन उन्होंने पढ़ी है, रैशनल कस्टमर होगा तो भी फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारा पढ़ने का। MCQ ये है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन पोजीशन प्राइस इज टेंजेंट टू डिफरेंस, मतलब प्राइस लाइन और ये टेंजेंट है, समझ गए। और द मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन प्राइस ऑफ, मतलब ये आ गया टेंजेंसी, ये पॉइंट ले लो या फिर ये ले लो, फॉर्मूला सेम रहा है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं रहा। उसमें था MUX PX MUY PY इज इक्वल टू MUM, इसमें MUM की जगह है MRS, और कुछ नहीं था। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, अभी इसके बाद हम आएंगे, देखो ये आ गया आपका इंडिफरेंस कर्व, ये चैप्टर पूरा इंडिफरेंस कर्व के लॉ। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। जिसने डिमांड पढ़ी है उसके लिए सप्लाई बहुत इजी है, जिसको डिमांड समझ आ गई ना उसके लिए सप्लाई इतनी मुश्किल नहीं है। बट जिसको समझ नहीं आया डिमांड, वापस एक बार देख के फिर सप्लाई समझ आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, ये रिस्क फैक्टर नहीं लेना कि हाँ भाई सप्लाई सर, सप्लाई के क्वेश्चन बेशक कम पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन अगर देखे जाए ना इनकी एवरेज कम है, लेकिन 2 क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस आ सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं अब सप्लाई क्या है? सप्लाई का सिंपल फंडा भैया, सप्लाई इज व्हाट, सप्लाई क्या है? डिमांड पड़ा था ना, जो डिमांड पड़ा था ना उसका उल्टा करना है अब हमने। पहली चीज़ ये याद रखना, डिमांड का उल्टा, डिमांड होगा कस्टमर साइड से, अब सप्लाई की साइड होगी। सप्लाई बोलता है जब अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, जब प्राइस मेरा मार्केट में बढ़ेगा ना प्रोडक्ट का, तो मेरी सप्लाई बढ़ेगी। अगर मैं देखता हूँ पहले मेरी गाड़ी 3 लाख की थी, 3 लाख, अब उस गाड़ी का प्राइस 4 लाख हो गया, मैं तो भाई सप्लाई बढ़ाऊंगा, बोलूँगा मेरे को प्रॉफिट और चाहिए, प्राइस बढ़ा है मैंने तो सप्लाई ज़्यादा करूँगा। तो सिंपल लॉजिक है, सप्लाई का मतलब है कि हाँ भाई मार्केट में प्रोडक्ट्स को जाना। सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस। देखो वर्ड विलिंग है कि मेरी इच्छा तो है और मेरी एबिलिटी भी है, मेरे पास मशीन भी है और मेरे पास मन भी है, मैं करूँगा तभी होगा ये, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज़ याद रख लेना पहली चीज़। दूसरी चीज़, सप्लाई रेफर्स टू व्हाट अ फर्म ऑफर फॉर सेल इन मार्केट। अब बेचना तो वो चाहता है, ज़रूरी नहीं है वो बिके भी। पहली चीज़, नॉट असेड टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग, कि जो मैं ऑफर करूँ हो सकता है वो नहीं बिके, ये भी कंसेप्ट है। सप्लाई रिक्वायर्स बोथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई, ये भी है, विलिंगनेस भी चाहिए, एबिलिटी भी चाहिए। सप्लाई इज अ फोर्थ फ्लो, द क्वांटिटी सप्लाइड सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम पर डे पर वीक, मतलब कि एक फ्लो बना रहना चाहिए मार्केट में, सप्लाई का मतलब वो है। यहाँ तक भी हो गया। जैसे प्राइस डिमांड के थे डिटर्मिनेंट्स, अब प्राइस के भी है, सेम डिटर्मिनेंट्स है, सेम, कुछ फर्क नहीं है, बस हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा किस लॉजिक की वजह से इसका साइन उल्टा हुआ है।
ये बड़ा आसान तरीका प्राइस डिमांड से लगा, डिमांड का उल्टा सप्लाई है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, इधर उल्टा, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। तो प्राइस अदर थिंग्स भी, ये याद रखना, ये सेम रहता है, सब अलग चीज़ है, सब कुछ इक्वल है, कुछ नहीं बदला, इनकम नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। द ग्रेटर द क्वांटिटी, मतलब कि प्राइस ज़्यादा होगा, वही चीज़ है, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, मतलब कि प्राइस इंक्रीज हुआ है, ग्रेटर क्वांटिटी में सप्लाई करूँगा, कि उनको चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। दूसरी चीज़ वो बोलता है कि रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स थे ना जब हम बात कर रहे थे, डिमांड में उसका रिलेशन पॉजिटिव होता है, सप्लाई में नेगेटिव होगा। क्यों होगा सर नेगेटिव? अगर बेटा मेरी बात सुनो, कोका कोला जो है उसका प्राइस बढ़ता था तो उसकी तो डिमांड, किसकी डिमांड क्या होता था? प्राइस कोका कोला का बढ़ा सर तो डिमांड थम्सअप की बढ़ जाती थी। पर ये तो बताओ, कोका कोला का प्राइस बढ़ा है, उसकी सप्लाई को क्या होगा? प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सप्लाई बढ़ेगी, 10 का 11 हुआ तो मैं 11 रुपये के हिसाब से, मेरे को प्रॉफिट 1 रुपये ज़्यादा मिला है। सिंपल सा लॉजिक है, यही लिखा है। कॉम्प्लीमेंट्री में उसका रिलेशन पॉजिटिव हो जाता है। इसमें प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइज, दे बिकम मोर प्रॉफिटेबल टू द फर्म टू सेल, इट इम्प्लाइज द प्राइस ऑफ वाई राइजेस तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स विल फॉल। उल्टा देखोगे कि अगर टी का प्राइस बढ़ा है, कॉफ़ी का प्राइस हुआ है, टी का प्राइस बढ़ा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, ये तो ठीक होगी सर बात, कॉफ़ी। लेकिन अगर इसका, ये हमारा गुड है, इसका प्राइस अगर बढ़ा है तो इसकी सप्लाई तो बढ़नी चाहिए ना, इसकी सप्लाई कम होनी चाहिए ना। उल्टा बोल दिया मैंने कि समझो, वापस बोल देता हूँ एक बार आपको, एक बार वापस समझाता हूँ मैं। अगर मेरा टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो सप्लाई भी तो मैं कम कर दूंगा, टी की सप्लाई तो मैं कम कर दूंगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब ये लोग नहीं खरीद रहे, कॉफ़ी पे लोग आ गए हैं, शिफ्ट कर गए हैं भाई कॉफ़ी पे, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी है, राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल कॉज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ दोज गुड्स। मतलब कि पहले लेबर 30 रुपये का था, अब मेरा लेबर 40 का आ गया, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान बनाने के ऊपर भी तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो वो बढ़ जाएगी मेरी। जब वो चीज़ हो गई, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी बढ़ रही है तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा अपनी। सिंपल सी बात है कि ये देखो ना, ये लिखा हुआ है, फैक्टर विल कॉज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द गुड्स, अल्टीमेटली सप्लाई विल डिक्रीज, सप्लाई में कम कर दूंगा। भाई मेरे को अपना फायदा देखना, नुकसान थोड़ी। मैं अगर मेरे चीज़ को पहले 30 रुपये लगते थे बनने में, मेरी चीज़ को 50 लग रहे हैं, तो मैं क्यों अब इसको इतना ज़्यादा बनाऊँ? मैं बोलता हूँ इसको छोड़, दूसरे पे शिफ्ट कर देता हूँ लेबर को, मैं बोलता हूँ तू इधर आ जा भाई, तू इधर रहने दे, वो भी चीज़ हो गई। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर इनोवेशन होगी विद से, जहाँ पर इनोवेशन ज़्यादा आएगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। मेरे पास नई मशीन आई है, समझ लो पहले मशीन थी वो 500 बनाती थी, अब बनाती 1000। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो सप्लाई इंप्रूव हो गई, ये भी सिंपल लॉजिक हो गया सर। फिर आ गया हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। अब इम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट कॉमोडिटी टैक्सेस सच एज एक्साइज, सेल्स, इंपोर्ट्स रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टैक्स बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, डिमांड उल्टा होगा, सॉरी, हम डिमांड नहीं सप्लाई बढ़े, मेरे दिमाग में डिमांड आता रहता है। देखो कॉमोडिटी पे टैक्सेस बढ़े तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, सप्लाई कम कर दूंगा, नुकसान हो रहा है ना भाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मैं सप्लाई, यार रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ बात की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ समझ आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, सप्लाई मुझे कम करनी है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। ज़्यादा कोई वो तरीका तो है नहीं है। कंपटीशन, जहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, फर्में ज़्यादा है, फर्म ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा है, सिंपल। फ्यूचर प्राइस, अगर पता चला फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई अभी की मैं ख़त्म कर दूंगा, बोलूँगा फ्यूचर में बेचूंगा, बनाऊंगा यार, क्योंकि तब होगा ना प्राइस। नंबर ऑफ सेलर, ज़्यादा सप्लाई। अदर फैक्टर कि हाँ भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, गोल क्या है फर्म के, इंफ्रा क्या है, वेदर फ्लड। हमको पता है कि 6 महीने के बाद कोरोना आ जाएगा, हमको समझ आ गया कि हाँ उन्होंने बोला कि 1 महीने बाद कोरोना आ रहा है, तो अभी जो करना अभी कर लो, तो उसका 2 महीने बंद हो तुम सारे घर में। बोलते हैं अच्छा 2 महीने बंद है, अभी मेरी मार्केट में सप्लाई क्या होगी, मैं सप्लाई तेज़ करूँगी, 2 महीने मेरा सारा प्रोडक्ट खत्म हो। और मुझे पता है 2 महीने बाद जो मेरी प्रोडक्शन होनी है, जो मेरा 2 महीने बाद करना, उसको मैं रोक दूंगा। मैं उनको अभी रुक जा भाई, तो हमें पता लॉकडाउन है 2 महीने। बोलते हैं ठीक है, डिटर्मिनेंट्स है तो लॉ भी होगा। लॉ भी वही कहता है जो डिमांड का लॉ था, उसको उल्टा ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई में बढ़ा दूंगा। मतलब देखो सब लिखा है, मैं बार बार इधर सब लिखा हुआ है, कुछ नहीं बदला है, सब लिखा हुआ है A to Z।
द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस बाय ऑफर और सेल विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड राइसेस। क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज, प्राइस जब राइज होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। प्रोड्यूसर को मतलब है पैसे दे, प्रोड्यूसर चाहता है मुझे पैसा चाहिए, वो उस हिसाब से काम करता है। अब देखो डिमांड शेड्यूल क्या होता था, जो टेबल होता था, ये सप्लाई शेड्यूल है, ये सप्लाई का कर्व है। अब डिफरेंस कर्व में देख लो क्या है, ये देखो सप्लाई के कर्व में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। डिमांड का कर्व होता था ऐसे, सप्लाई का ये है डिमांड कर्व डी डी, ये है सप्लाई कर्व एस एस। देखो कैसे प्राइस बढ़ा, प्राइस ये था, सप्लाई ये थी, प्राइस बढ़ा, सप्लाई ये हो गई, प्राइस और बढ़ा, सप्लाई ये हो गई, प्राइस और बढ़ा, सप्लाई ये हो गई, प्राइस और बढ़ा। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी। पॉजिटिव रिलेशन है, उसमें इन्वर्स था, उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप था, नेगेटिव था डिमांड और प्राइस के अंदर। सप्लाई और प्राइस के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ये याद रखना, ठीक है। चलो जी आगे, सर बोल रहे हैं आगे चलो, सर ख़त्म करेगा आज चैप्टर ये वाला। फिर आगे बात हमारी मूवमेंट, उसमें भी दो मूवमेंट थी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की। एक ही मूवमेंट, अगर एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते थे, सर एक्सपेंशन होगी, सर कॉन्ट्रैक्शन होगी। शिफ्ट हो गया तो सर डिमांड इंक्रीज हो गई, इधर भी वही है, बस वर्ड चेंज करो, सप्लाई ऊपर गया बढ़ गया। When the supply of a good increase due to increase in its price, it is called increase in quantity. क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो एक्सपैंड होगा मेरा बेस, ये ऊपर जाऊंगा तो एक्सपैंड होगा। मतलब कि ये देखो समझ लो ये पहले था कर्व, अब ऊपर चला गया, ये क्या है, ये है मेरा एक्सपैंड हो गया ना, पहले से बढ़ गया। इसी जगह कलर चेंज कर रहा हूँ, इसी जगह अगर ये हो गया, पहले से ये हो गया हिस्सा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा पहले से, इधर इधर चला गया, इधर इधर चला गया मैं। सर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी इजी है इसकी, तो फैक्टर भी सेम ही है। राइज इन प्राइस की वजह से एक्सपेंशन होगी, फॉल इन प्राइस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी। एक और एमसीक्यू आ गया, ये एमसीक्यू मार्क हो रहे हैं साथ साथ, ये याद रखना, कहीं पर स्किप किया एमसीक्यू भी स्किप हो जाएगा भाई। फिर हम आगे शिफ्ट इन सप्लाई। शिफ्ट भी सर आपने बताया ना, शिफ्ट वही होता है, इधर गया तो शिफ्ट, मतलब क्यों शिफ्ट होता है वो याद है, अदर फैक्टर्स, वर्ड याद रखना, ठीक है। ये होता है प्राइस की वजह से मूवमेंट, ऑलवेज बिकॉज ऑफ प्राइस, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, अदर्स आर कांस्टेंट, मतलब इनकम, टेस्ट, हैबिट्स सब कांस्टेंट है। इधर अदर फैक्टर मूव करें, मतलब इनकम चेंज हुई है, टेस्ट चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज हुआ, ये इधर बात होती है अदर फैक्टर के अंदर। मतलब कि सर आप ये तो नहीं कह रहे हो कि हाँ भाई अगर इनकम, अगर मैं बंदे की इनकम इंक्रीज होती है, अगर हमें पता चलता है कि बंदे की इनकम अगर 500 थी, अगर 5000 थी, अब 10,000 हो गई है, तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा। तो हाँ डिमांड ऑब्वियसली, डिमांड अगर ज़्यादा करा तो सप्लाई भी तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो सप्लाई कब शिफ्ट करेगा, राइट में। ये देखो राइट, राइट शिफ्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, इंक्रीज हुई हैं चीज़ें। लेफ्ट शिफ्ट, डिक्रीज हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। चेंज इन वेरिएबल प्राइस विल कॉज शिफ्ट, other change in anywhere other than price, anywhere other than price. When the supply curve broadly shifts towards the right as a result of change of factor, it influences constant slide other than commodity's own price. We say there is increase in supply. Okay, यहाँ पर भी हो गया सर, सप्लाई के अंदर यहाँ तक तो पहुँच गए सर, अब और भी कुछ तो होगा सर, ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे आप। हाँ भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पढ़ो, डिमांड पढ़ा था ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर छोटा है हमारा एज कम्पेयर टू चीज़, समझना, क्योंकि हमको पता चल गया इलास्टिक क्या है। इसमें सिर्फ मैं आपको एमसीक्यू मार्क करके दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मेन फोकस डिमांड इलास्टिसिटी पे होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर होता है। सप्लाई पे इतना इफेक्ट नहीं डालते हैं लोग, डालना चाहिए वैसे, आईसीआई को बोलूँगा मैं कि इस पर भी इफेक्ट डालो, बच्चे इसको बड़ा इजीली ले लेते हैं प्रोड्यूसर पॉइंट। अब देखो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वान्टिटी सप्लाइड चेंज पर, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी सप्लाइड वन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस सप्लाई, डिमांड और सप्लाई में चेंज आएगा, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये वापस आ गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये लिखते थे ना हम लोग,
अब इधर लिख देंगे डेल्टा एस, इधर लिख दो एस, मतलब कि इधर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई एस कर लो, ये सप्लाइड है। सब तरीका सेम है निकालने का। इसका एक क्वेश्चन में एमसीक्यू तभी लेके आया हूँ, डिमांड भी रिवाइज हो रहा है, इलास्टिसिटी ये भी रिवाइज हो रहा है। देखो सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स राइजेज फ्रॉम 2000 टू 2100। प्राइस पहले P1 जो हमारे मतलब क्या लो जो P था, सिर्फ P1 नहीं लिख रहा हूँ, P था पहले 2000 था, अब P1 जो नया प्राइस है वो 2100 हो गया। क्वांटिटी सप्लाई राइज में 2500 3000, मतलब क्वांटिटी सप्लाई जो पहले हमारी क्वांटिटी सप्लाइड थी, जो हमारा पहले था Q था वो 2500 था, अब जो हमारा नया आया है Q1 आया है वो आया हमारा 3000। डेल्टा Q हो गया हमारा, फार्मूला लगाओ, डेल्टा Q कितना है हमारा, हाँ सर डेल्टा Q हो गया मेरा 500। यार एक तो राइटिंग, डेल्टा Q हो गया 500, डेल्टा P कितना हो गया मेरा 100 इंटू पुरानी कितनी है मेरी क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब पुराना प्राइस कितना मेरा, कहाँ लिखा है 2000, और पुराना ये कितनी है मेरी प्राइस, पुराना क्वांटिटी कितनी है मेरी, ये आ गई आपकी 2500, ये आ गया फार्मूला। काट दो भाई, काटम कट्टी चलेगी अब, 0 0 0 0, ठीक है, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, इलास्टिसिटी अप्लाई आ गई 4। अब बच्चे कहाँ फंसे, सर ये इलास्टिक है लेस इलास्टिक है, याद करो। अब मैंने बताया था ना ई एस ग्रेटर देन 1 क्या होता है, ई डी ग्रेटर देन 1 क्या होता है, ई डी लेस देन 1 क्या होता है। भाई कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आज वापस रिवाइज कर लेंगे सर, आगे रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा वापस, उनको वापस कन्फ्यूजन उनको थोड़ा सा और समझा देंगे। ये आ गया सर हमारा, खुल गया ये कब होता है, ये कब होता है। परफेक्टली इलास्टिक कब होता था, इफ a result of high change in price the quantity supplied of good remains unchanged। प्राइस जितना मर्जी चेंज कर लो सब क्वांटिटी उतनी रहेगी। ये लिखो, प्राइस चेंज होता रहा है, क्वांटिटी मेरी चेंज नहीं हुई है, पहली चीज़ हो गई। रिलेटिवली लेस इलास्टिक मतलब कि इन इलास्टिक की बात है। अगर ऐसे कुछ समझ नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ भाई सर नहीं समझ आया, ये है इन इलास्टिक। रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड इट सप्लाई चेंज लेस, मतलब कि क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी सप्लाइड चेंज इज लेस देन क्वांटिटी इज लेस देन प्राइस। प्राइस ज़्यादा चेंज हो, क्वांटिटी सप्लाइड कम चेंज हुई है, तो इन इलास्टिक है। ग्रेटर इलास्टिक हो जाएगा उल्टा, मतलब कि इलास्टिक ही है ये, मतलब ई डी ग्रेटर देन 1, ई एस ग्रेटर देन 1, सिंपल। यूनिट इलास्टिक ई एस इक्वल टू 1, सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है, जितना वो चेंज हुआ उतना ही वो चेंज हुआ। परफेक्टली इलास्टिक हो गया ये भैया इन्फिनिटी, ठीक है, ये 0, ये होता है 0, ये यार ना इसको इन इलास्टिक को 0 बोलते हैं। मतलब कि ये वाला कौन सा था फिर हमारा, ये जो सर आपने निकाला 4, ये क्या था, ये इलास्टिक है, दिस इज इलास्टिक बिकॉज दिस इज ई एस ग्रेटर देन 1। ओके सर। सप्लाई इलास्टिसिटी के मेजरमेंट के तरीके, एक पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, ये भी बताया था मैंने कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा। छोटा इनफाइनाइटिमिस्टियल चेंज, इनफाइनाइटिमियल चेंज मतलब कि वेरी स्मॉल चेंज को देखने के लिए पॉइंट इलास्टिसिटी यूज़ करेंगे, मतलब कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज़ करेंगे। आर्क इलास्टिसिटी 2 प्राइसेस अगर दिए होंगे आपको, मतलब कि बेस को हमको नहीं पता कौन सा बेस लेना, फॉर्मूला सबका सेम है, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं हुआ। ये देख लो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, क्वेश्चन तभी लाया हूँ मैं। इधर भी देखो, ये इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 प्लस वो P2, और इधर था Q1 प्लस Q2, सेम फार्मूला है ये भी आर्क इलास्टिसिटी का, कुछ चेंज नहीं है। अब आ गए हम लोग डिटर्मिनेंट्स इलास्टिसिटी के। अब मैंने इसको ना एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, आपको बहुत इजी लगा। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू पूछने के चांस ज़्यादा हैं। कहानी नहीं जानना चाहते, वो ये जानना चाहते हैं। देखो मैंने लिखा इलास्टिक कब होगा, जब कंपटीशन ज़्यादा है, प्रोड्यूसर्स आर मोर एंड कंपटीशन इज मोर, प्रोड्यूसर भी ज़्यादा है कंपटीशन भी ज़्यादा है, पहला। इलास्टिक कब होगा, जब बैरियर्स कम है, मतलब कि लोग आ जा सकते हैं, सेम ही पॉइंट है, मतलब दोनों के मायने अलग अलग हैं। जब ईजिली आप एक मार्केट में घुस सकते हो ना, तो इलास्टिक है, क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो ना, सप्लाई आप बहुत ज़्यादा करोगे। रॉ मटेरियल जब इजीली अवेलेबल है तब भी इलास्टिक है,
अगर डिफिकल्ट होगा तो इनइलास्टिक होगा, मुश्किल होगा सप्लाई करना। जब ईजी लग जाएगा ना, जब आपको दिखे दिमाग में यार इससे सप्लाई मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी, सप्लाई मेरी अच्छी रहेगी, तो आप समझ लेना वो इलास्टिक है। गुरु मंत्र है कि जब सप्लाई मेरी बहुत आसान है ना करना, कि सेलर बहुत ज़्यादा है, आपको पता चला कि इधर लिखा हुआ सेलर बहुत ज़्यादा है, भाई सप्लाई ज़्यादा तो इलास्टिक ही होगी ना, खींचो ना इलास्टिक, खींचो, खींच सकते हो आप। सप्लाई बढ़ाओगे इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है, खींचते हैं ना हम इलास्टिक को ऐसे करके, ये इलास्टिक खिंचोया हमारा ऐसे, ये इलास्टिक खिंचो रहा है, तो मतलब कि हम कर सकते हैं, और तो वो चीज़ आ गई। गुड्स विच आर इजी टू स्टोर विदाउट लूजिंग वैल्यू, इलास्टिक सप्लाई, स्टोरेज आसानी है, इलास्टिक हो गई। ग्रेटर स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, इंक्रीज प्रोडक्शन इफ प्राइस इंक्रीज, इलास्टिक हो जाएगी। हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इलास्टिक है। इजीली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, सेम वही चीज़ होगी, इलास्टिक है। इजीली सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि हम लेबर, मतलब कि इस लेबर को इस लेबर का इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हो सकता है भाई, इलास्टिक है। अगर कैपिटल और लेबर इजीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तब भी इलास्टिसिटी है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस कैन स्विच बिटवीन मैगजीन एंड ग्रीटिंग कार्ड, एक प्रिंटिंग प्रेस है, अगर आपका एक बड़ी सी प्रिंटिंग प्रेस है, आप कभी मैगजीन बनाओ, कभी ग्रीटिंग कार्ड, कभी न्यूज़पेपर बना लो भाई, कुछ भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट बहुत है, इलास्टिसिटी बहुत है भाई। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मोर रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी टू चेंज इन प्राइस, सो मोर सप्लाई इलास्टिक। जैसे डिमांड में क्या था कि इतना ज़्यादा टाइम पीरियड मिलता था, उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी, सप्लाई में वही है, टाइम बहुत ज़्यादा है सप्लाई करने के लिए, बहुत अभी टाइम है हमारे को इतना प्रोडक्शन करने के लिए, तो ऑब्वियसली इलास्टिक रहेगी, इलास्टिक रहेगा। इफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉज इंक्रीज इन कॉस्ट, 10 से 11 हो गया, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। प्रोड्यूसर विज लेस प्रॉफिट, उसको तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो इसके हिसाब से इलास्टिसिटी कम होगी, मतलब इन इलास्टिक होगा। अभी देखो पॉइंट कैसा समझाया मैंने, देखो जब पॉजिटिव बातें की ना मैंने सारी, यहाँ तक पॉजिटिव चल रही थी बातें मेरी, तो मैं इलास्टिक बोल रहा था। मैंने एक बात घुमा दी ना कि हाँ भाई, जब मेरी कॉस्ट ऑफ, देखो जब मेरा प्रॉफिट कम हुआ, नेगेटिव बात में प्रॉफिट कम हुआ मेरा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्रॉफिट मेरा कम हो गया। क्यों हुआ कम? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। पहले मैं चीप लेबर ले रहा था, मैं महंगी लेबर ले रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया, तो ऑब्वियसली मैं इन इलास्टिक में आ जाऊंगा ना। इसी जगह मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मैं इलास्टिक हो जाएगी सप्लाई। इसी चीज़ को, इसी भेद को समझना है, यही तोड़ोगे तभी है ये ब्रह्मास्त्र, तभी देता हूँ मैं, सब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये मैं ब्रह्मास्त्र की बात है ये। प्रोडक्ट्स हैविंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन, जिसका पंगा है बनने में, जिसमें टाइम लगेगा बनने में, जिसको लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल है जिसका, तो ऑब्वियस इसकी इलास्टिक है। एयरक्राफ्ट को बनाना कितना मुश्किल है, बाइक बनाना कितना उसके लिए आसान है, कंपैरिजन एयरक्राफ्ट बाइक बनाना ही मुश्किल है भाई, लेकिन एयरक्राफ्ट और बाइक का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं अभी, ये भी बात आ गई सही सर सारी बातें हो जाती, एक चीज़ समझ नहीं आती सर, इक्विलिब्रियम क्यों नहीं खत्म होता सर? अरे भाई डिमांड में भी तो इक्विलिब्रियम ढूंढा था हमने बोला था ना कि मार्केट जो फोर्सेज हैं, जो कैपिटलिस्ट मार्केट, मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे चलता है। सर सप्लाई का भी तो होगा कुछ, ओ यार सप्लाई का भी तो देखेंगे, हम देखेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस और मार्केट इक्विलिब्रियम सेम चीज़ है। पहले ये एमसीक्यू आ गया कि इनका अलग अलग नाम क्या हो गया। इसके अंदर पता क्या था, देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ मेरी डिमांड और सप्लाई इक्वल है। जब डिमांड सप्लाई इक्वल है तो मार्केट इक्विलिब्रियम है। वर्ड सुनो ध्यान से, क्या है, मार्केट है ये, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम गया पीछे, वो पढ़ लिया तुम लोगों ने, वो तो था मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस होना चाहिए, या फिर मार्जिन यूटिलिटी मार्जिनल एम के बराबर होनी चाहिए, वो चला गया पीछे। कंज्यूमर का सोचो, प्रोड्यूसर का सोचो, प्रोड्यूसर हूँ मैं हूँ बिजनेसमैन, मुझको चाहिए पैसा, उसके हिसाब से सोचो कि हाँ भाई इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड और सब, मतलब कि अगर मेरी उधर 10 की डिमांड आ रही है तो भाई 10 की सप्लाई है, यहाँ पर कंज्यूमर इक्वल है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है बंदे को, यहाँ पर फायदा है। यही इसके नीचे जाऊँगा तो फर्म बंद, ऊपर रहूँगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी मेंटेन करना है कि समझ लो बाहर 11 की हो गई सप्लाई, मेरी 8 की हो गई, और भाई इतनी डिमांड है, आपकी फर्म क्या कर रही है, जीरो, कुछ नहीं कर रही है, उसको ठेंगा मिलेगा, बोलेगा चलो भाई बाहर, वो चीज़ है ये, समझ गए। तो यही चीज़ की बात करेंगे। देखो द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस, एमसीक्यू, एट द प्राइस द अमाउंट द बायर्स वांट टू बाय इज इक्वल टू अमाउंट द सेलर्स वांट टू सेल। मतलब कि ये देखो, जो डिमांड मांग रहा है इस प्राइस पे बंदा, उसी प्राइस पे मैं उसको सेल कर रहा हूँ।
वो है इक्विलिब्रियम, मेरा फ़ायदा हो रहा है भाई, वो चीज़ है। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस इज सेंट्रल थीम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। ठीक है, ये भी समझ गए सर हम लोग, और कुछ तो नहीं है सर, बस। मार्केट इक्विलिब्रियम में सोशल एफिशिएंसी भी एक चीज़ है। सोशल एफिशिएंसी क्या हो गई, अब ये देखो यहाँ पर, ये देखो इक्विलिब्रियम कहाँ है यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, ये टेबल है ना, ये देखो ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर हो गए। ओहो, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऐसे बनाता हूँ इक्विलिब्रियम, देख लो इक्विलिब्रियम पॉइंट। टू कंपोनेंट्स, अब देखो मार्केट में सोशल एफिशिएंसी क्या है, ये देखो ये ग्राफ बनाया ना मैंने, ये वाला, चलो ये ग्राफ बना ना, ये पॉइंट था इक्विलिब्रियम का, यहाँ डिमांड गया, ये डिमांड कर्व है। अभी तक तो समझ आना चाहिए, अभी तक इतना समझाया मैंने, अभी भी तुम्हें सप्लाई कर्व बनाना नहीं आएगा ना, मुझे बहुत दुख होगा। याद रखना, सप्लाई कर्व ऐसे जाता है, डिमांड कर्व ऐसे आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप है दोनों में फ़र्क। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है सर। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर का सरप्लस। यहाँ तक प्रोड्यूसर खुश है। इसी जगह पे ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर को यहाँ फ़ायदा है, इन दोनों को मिल गया, दोनों फ़ायदे में है, तब इक्विलिब्रियम निकल गया, एक और फंडा आ गया। तो सोशल एफिशिएंसी ये कहती है कि हाँ भाई हमको ऐसे रहना पड़ेगा। सोशल एफिशिएंसी नेट गेन्स टू सोसाइटी फ्रॉम ऑल एक्सचेंजेस आर मेड। दो चीज़ें, कंज्यूमर सरप्लस होना चाहिए और प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, कितना वो पे करना चाहता है और कितने में उसको मिला, मतलब कि 1000 की जीन्स उसको 800 में मिल गई तो 200 का सरप्लस है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है कि मेरी सेल 1000 रुपये की हुई है, ठीक है, और मेरे को जो कॉस्ट थी वो 800 की पड़ी है, तो मेरे को 200 का सरप्लस हुआ, ये फ़र्क भी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं अपने थ्योरी ऑफ सप्लाई को। अब हम अगला पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा आएगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, वो आपको जल्दी आपको क्लास मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको वापस बता दूं, अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ, उससे मोटिवेशन मिलता है हम टीचर्स को, हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम अच्छे लेक्चर और लाएंगे हर बार। और अगर आपको कमी लगती है ना कोई लेक्चर में, कोई प्रॉब्लम लगता है, क्या हो सकता है सर मेरे को एक्सप्लेन वापस एक बार, अगली वीडियो में इसके अंदर स्टार्टिंग में 5-2 मिनट ना मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ को, कमेंट डाउन कर दिया करो। तो ऐप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे जाओ, क्वेरी है व्हाट्सएप करो, कमेंट में लिख दो, कमेंट में पढ़ लूँगा मैं। तो टिल देन टेक केयर, मॉड्यूल को पढ़ते रहो अपने, और ये आपका सप्लाई यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और मॉड्यूल को पढ़ो, एक बार रिवाइज करो, उसको MCQ लगाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओगे, जल्दी जल्दी MCQ सीरीज़ भी ले आऊँगा मैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखो।